जी अस्सलाम वालेकुम। We are वालेकुम सर। just we are just starting. Wait 2 to 3 minutes. कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन करना है, अभी वो ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है, 2 से 3 मिनट बस इंतजार करें। अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला का नाम लेके शुरू करते हैं हम अपने सेशन को। तो इसमें आपने एक मेहरबानी करनी है, आपका कोई क्वेश्चन हो भी तो आप अगर क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछने के फ़ौरन बाद आपने अपने आप को म्यूट करना है, सो डैट कि आप अगर म्यूट अपने आप को करते हैं ताकि बाकी जो है वो डिस्टॉर्शन ना हो बाकी लोग को। ठीक है, तो सो आपने कोशिश करनी है कि क्वेश्चन पूछें, ज़रूर पूछें जो भी आपका क्वेश्चन आता है क्लास में, लेकिन पूछने के फौरी बाद अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा जी। और अपनी वीडियोस वगैरह को ऑफ रखना है। लेट्स सपोज अभी इन्होंने ऑफ ऑन की है, मैं इनको ऑफ कर रहा हूँ, स्टॉप वीडियो। ठीक है, अच्छा जी। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है, आप लोग जानते हैं। आर्य सर कहाँ है जी? मैं कह रहा हूँ बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है, क्योंकि बीइंग मुस्लिम हमारा पुख्ता ईमान है कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो एफर्ट करता है। तो हम लोगों ने जितनी एफर्ट किसी भी काम के लिए पुट की होती है तो अल्लाह ताला उसका रिवॉर्ड देते हैं। तो हम इस सेशन के लिए भी अपनी एक एफर्ट पुट कर रहे हैं, आप लोग एफर्ट पुट करेंगे तो इंशाल्लाह उसका आपको रिवॉर्ड अल्लाह ताला की ज़ात देगी बेशक। और हम सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के बिहाफ पे। ठीक है, अच्छा जी। अगर किसी बंदे को आवाज़ नहीं आ रही तो वो ज्वाइन ऑडियो करे, ठीक है, उसको आवाज़ आ जाएगी। सबसे पहले मैं अपना आपको ब्रीफली इंट्रोडक्शन करवा दूं। ठीक है, बिफोर जिसके हम अपने सेशन को स्टार्ट करें, मेरा नाम बिशारत अली है। ठीक है, मेरे सीए फाइनल के कुछ 2 पेपर बाकी हैं और मैंने एमएससी इकोनॉमिक्स, बीकॉम, एलएलबी किया हुआ है। उसके अलावा मेरे पास पंजाब यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉज भी है। हाई कोर्ट का लाइसेंस है मेरा। ठीक है, और मेरा तकरीबन 10 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। मेरी जो एक्सपीरियंस है वो दुनिया की तीसरी बड़ी ऑडिट फर्म EY फोर्ड और अर्नेस्ट एंड यंग इससे है। मेरी अपनी एक लॉ फर्म है जो कि बेस्ड है कराची में, इस्लामाबाद में एंड लाहौर में भी। अपार्ट फ्रॉम डैट एक सीए फर्म है, नईम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उसमें भी मैं पार्टनर लीगल एंड टैक्स के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो ये मेरी प्रोफाइल है। देन हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको आईसीटी का बता देते हैं। आईसीटी में प्लीज फिक्स वॉइस इशू है। जी मुझे ये बताइए कि कितने लोग को वॉइस का इशू आ रहा है? मेरी तरफ से आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। कितने लोग को डिस्टर्बेंस है वॉइस? जी बाकी लोग भी कंफर्म करें कितने लोग को वॉइस का इशू आ रहा है। जिन लोगों को क्लियर आ रही है प्लीज़ वही मैसेज ड्रॉप कर दें कि आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं। सही आ रही है, ठीक है, क्लियर। ये आवाज़ पहले क्लियर आ रही है, लेकिन वॉल्यूम अगर कुछ बढ़ सके तो बेहतर हो जाएगा। नहीं, वॉल्यूम बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, और वॉल्यूम मेरी तरफ से फुल है। काइंडली आप ऐसा करें, अपने लैपटॉप वगैरह को चेक करें, ठीक है, या मोबाइल को चेक करें। बेसिकली जो अस्सलाम लोग वालेकुम सर, मोबाइल वॉल्यूम का इशू है। साउंड में दोस्त बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। सब लोग के, बाकी लोग के कमेंट्स देख लीजिए, आपकी तरफ से कोई इशू हो सकता है। ठीक है, आप इसको अपनी साइड पे एड्रेस करें। ठीक है, मेरी तरफ से बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। अच्छा जी, तो आईसीटी रजिस्टर्ड है विद एफबीआर, एससीसीपी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के पास। ठीक है, फिजिकली आईसीटी इस्लामाबाद में एंड आपका इस्लामाबाद के अलावा ये कराची में बेस करता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे बेस करता है। ठीक है, और उसके बाद आपको ये बताते चलें कि फिजिकल क्लास भी होती है। आप क्योंकि ऑनलाइन क्लास के पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर आप कराची या इस्लामाबाद से हैं तो आप फिजिकल क्लास भी ले सकते हैं। हमारा कोर्स जिसके लिए हम कनेक्टेड है उसका नाम सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर है। ठीक है, ये 4 मंथ्स का हमारा कोर्स होगा, 60 आवर्स का कोर्स होगा। आपकी हफ्ते में 2 क्लासेस हुआ करेंगी। ठीक है, और आप लोगों को शायद कम्युनिकेट किया भी गया होगा कि हमारी जो अभी क्लास हुआ करेगी वो वेडनेसडे एंड थर्सडे क्लास हुआ करेगी। ठीक है,
हमारे कोर्स में तकरीबन 6 मॉड्यूल्स होंगे। सबसे पहले आपको FBR का जो पोर्टल है, आयरिस पोर्टल, उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। SCCP वगैरह के बारे में बताया जाएगा, ट्रेड मार्क रजिस्ट्रेशन एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में बताया जाएगा। अच्छा जी, उसके अलावा बेसिक अकाउंटिंग हम आपको बताएंगे, थोड़ी सी अकाउंटिंग जो ज़रूरी है विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन, ठीक है, वो आपको दिखाई जाएगी। उसके बाद इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स। एक चीज़ आपको बता दूं, ये कोर्स 100% थ्योरी बेस्ड नहीं है, 100% प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं है। हर चीज़ को मैं लॉ के साथ लिंक करके आपको दिखाऊंगा और इंशाल्लाह आप रियलाइज करेंगे कि लॉ इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना प्रैक्टिकल है। सिर्फ अगर आप प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल का याद रखिएगा कि आप चीज़ें आफ्टर सम टाइम आपको भूल जाती हैं जब तक आपके पास उसकी स्ट्रॉन्ग फुटिंग ना हो। आपके पास स्ट्रॉन्ग फुटिंग होनी चाहिए। जी। माइक को म्यूट करो, ठीक है। अपने उसके बाद प्रैक्टिकल लर्निंग बेस्ड हमारी अप्रोच होगी, ठीक है। हर चीज़ आपको आयरिस का पोर्टल खोल के आपको हर चीज़ को इंशाल्लाह हम FBR का पोर्टल खोल के, SCCP का पोर्टल खोल के करेंगे। फिर साथ आपको रेफरिंग लॉ भी इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, वो आप आफ्टर सम क्लासेस खुद रियलाइज करेंगे कि यार चीज़ें कैसी चल रही हैं, ठीक है। क्लास की हमारा जो अभी ऑनलाइन मोड है जिसके लिए आप लोग एनरोल हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें हम आपको जी गाइड अस्सलाम क्या वालेकुम, करेंगे, मैं ठीक। बिल्कुल ठीक ठाक सुन रहा हूँ जी। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, इसमें आप एज अ टैक्स लॉयर एंड टैक्स कंसल्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। अभी टैक्स लॉयर कंसल्टेंट के बारे में मैंने ऑनवर्ड आपको बताना है, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ बता दूं कि हमने आपको, जो लोग BCom किया हुआ है, जिन्होंने MCom MBA वगैरह किया हुआ है, और वो लोग चाहते हैं कि हमने ITP का लाइसेंस लेना है, ठीक है, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का, जो कि FBR का सर्टिफिकेशन है, ठीक है। तो वो लोग जो लेना चाहते हैं उसके लिए हम आपको मुकम्मल कॉलेज वाले फैसिलिटेट करेंगे, रहनुमाई देंगे। उसके लिए आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है, जो आपको चीज़ें चाहिए, सारी की सारी कॉलेज आपको फैसिलिटेट कर रहा होगा। कैसे चलना है वो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपको एक हम पोर्टल देंगे, LMS आपका होगा, जहाँ पे आपके सारे लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर वगैरह सारे शेयर किए जाएंगे, और आपका जो भी कनेक्टिंग लॉ वगैरह होगा वो भी आपको इंशाल्लाह आपके पोर्टल पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट वगैरह बढ़ाऊंगा, और एक ही चीज़, मेरा ये नहीं तरीका होगा कि मैं आपको सिर्फ ऐसे बढ़ाऊँ और जान छुड़ाऊँ। इंशाल्लाह हम आपको हर चीज़ बाय द टाइम आप खुद कमेंट्स करेंगे या आप अपने सीनियर से कमेंट्स लीजिएगा कि आप जब चीज़ें पढ़ रहे होंगे तो आप कहेंगे यार वाकई इस तरह से लॉ हमने पढ़ना था जो हमें नहीं पता। तकरीबन 1 साल तक हम आपको मेंटोरशिप देंगे। जब आप अपना कोर्स वो सीख रहे होंगे, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आप काम कर रहे होते हैं, आपको मसला आता है, स्क्रीनशॉट भेजें, ग्रुप के अंदर भेजें, और मुझे पर्सनली भेजें, आई शैल रिस्पॉन्ड यू, ठीक है। तो हम आपको 1 साल की मेंटोरशिप देंगे कोर्स के साथ, ठीक है। उसके बाद हमारा तकरीबन प्रैक्टिकल मोड होगा हर चीज़ की, अपार्ट फ्रॉम द कोर्स कंटेंट। कोई भी आपको मसला आ रहा है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी इफ़ आई एम नॉट अटेंडिंग द कॉल। अगर मैं कहीं कोर्ट में हूँ, कहीं मैं बिजी हूँ, ठीक है, यू कैन ड्रॉप अ मैसेज, सर ये मसला है, मुझे आप बता दें, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें हमने कर ली। अच्छा, कोर्स की जरूरत क्यों पड़ी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं। आपका LLB है, LLB के अंदर एक पेपर होता है टैक्सेशन का। उस एक पेपर के अंदर भी आप लोग जानते हैं कि कुछ लेबर लॉ है, ठीक है, कुछ आधा लेबर लॉ होता है और आधा पेपर टैक्स का होता है। उस आधे पेपर के अंदर भी सेल टैक्स भी शामिल है, इनकम टैक्स भी शामिल है, और वो जितना आपको LLB में आप लोगों ने टैक्स पढ़ा होता है वो आप लोग बखूबी जानते हैं कि वो बस किताब तो बड़ी होती है, लेकिन आपको बस यही पता होता है कि FBR है, कमिश्नर, FBR के फंक्शंस क्या हैं, आपका कोई कमिश्नर होता है। तो छोटी मोटी चीज़ें जो कि मेरे ख्याल में वो कोई टैक्स नहीं है, वो एक खाना पूरी है जो आपने उस चीज़ें LLB में चीज़ें पढ़ी। सॉरी टू से, जो बंदा कहता है कि नहीं जी मैंने बहुत पढ़ा हुआ है, तो आप अपनी किताब को असेस कीजिएगा। फिर आप कोर्स के साथ भी जब आप चलेंगे देन आप देखेंगे, ठीक है, कि कैसी चीज़ें चल रही हैं। या कोई एक प्लीज मैसेज कर दो, जो लोग मोबाइल वाले हैं ये उनको इशू आ रहा है, ये सारे लोग अपना ना कोई एक साथ साथ मैसेज कर दें कि ज्वाइन ऑडियो के बटन पे वो क्लिक करें। अच्छा, आगे आपका CA का पेपर जो होती है, सर्टिफिकेशन होती है। CA में आपको पता है 2 पेपर होते हैं, एक कैफ लेवल पर होता है और एक फाइनल में होता है एडवांस टैक्सेशन का पेपर। हाँ, इन लोगों को चीज़ें आती हैं बशर्ते कि इन्होंने फॉर्म में टैक्स में टाइम पीरियड लगाया हो, अदरवाइज इन लोगों को भी उस तरह से चीज़ें नहीं पता होती, ठीक है। यानी कि इन लोगों को भी अगर इन्होंने आर्टिकल्स टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं किए,
दे विल बी नीडिंग कि इन लोगों को भी पढ़ना पड़ता है टैक्स को, ठीक है। ICMA का एक पेपर है, ये भी मोर और लेस इन्होंने भी कोई प्रैक्टिकल नहीं पढ़ा होता, ICMA वालों ने भी, ACCA वालों ने भी कोई पेपर नहीं पढ़ा होता, ठीक है। ITP इनका भी आपको पता है, BCom वगैरह किया होता है, BCom में कितना टैक्स होता है आप जानते हैं। फिर कुछ अदर्स बाकी लोग जो टैक्स सीखना चाहते हैं, ठीक है, इन्होंने भी कुछ नहीं पढ़ा होता। यानी कि फिर हमें कुछ प्रैक्टिकल इंसाइट्स पता होने चाहिए पेपर के, सब्जेक्ट के, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, चीजें पढ़ेंगे हम, जिसमें हम एक एक चीज पोर्टल पे जाके करेंगे तो आपको समझ आएगी कि अच्छा यार वाकई दीज आर द बेनिफिशियल थिंग्स। तो ये चीजें हम इंशाल्लाह देखेंगे। फिर आपको अगर मैं मोटी मोटी चीजें बता दूं कि आप इस कोर्स को ज्वाइन ही क्यों करें, या इस कोर्स को ज्वाइन करने से आप क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सॉरी, कोई भी बंदा जिसके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है, कोई भी क्वालिफिकेशन से मुराद की हमारे पास वो भी लोग आते हैं जिन्होंने BSc कंप्यूटर साइंसेज किया हुआ है। भाई क्यों आ रहे हो, मैंने अपना बिजनेस करना है जी, मैं अपने काम को देखना चाहता हूँ। या डिफरेंट ऐसी क्वालिफिकेशन जो टैक्स के करीब करीब भी नहीं है, वो लोग अगर ये कोर्स करना चाहते हैं तो वो लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। यानी कि कोई भी बंदा आपकी क्लास में जो अवेलेबल है, हर बंदा ये काम कर सकता है। क्या, इनकम टैक्स रिटर्न वो फाइल कर सकेगा, सेल्स टैक्स रिटर्न वो फाइल कर सकेगा, कंपनी को बना सकेगा, कंपनी फॉर्मेशन, ठीक है, एनुअल कंप्लायंसेस की कंपनी को वो कर सकेगा, कंपनी किसी को भी वाइंड अप करना, ठीक है, खत्म करना, वो कर सकेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस रजिस्टर्ड कर सकेगा, पार्टनरशिप रजिस्टर्ड कर सकेगा, ठीक है। पार्टनरशिप में आपकी फॉर्मल पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप दोनों को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ रजिस्टर्ड करवा सकेगा, ट्रेड मार्क की रजिस्ट्रेशन कर सकेगा। यानी कि ये फॉर्मली मैंने आपको वो चीजें बताई कि जो बिल्कुल हर बंदा आपकी क्लासेस के बाद कर सकता है, बिल्कुल, ठीक है। यानी कि इसमें कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है, और इन चीजों को करने के लिए कानून को ये नहीं कहता कि आपके पास फलां क्वालिफिकेशन हो, अगर आपको ये चीजें आती हैं यू कैन डू दिस, ठीक है। अच्छा जी, उसके अच्छा जी, सॉरी टू से आप लोग नाराज नहीं होना, मेरी क्लास का एक रूल है कि जो बंदा इस तरह अपने आप कैसे फजूल में म्यूट करता है ना, मैं उसको रिमूव कर देता हूँ क्लास से, ताकि बाकी लोग को स्मूथ क्लास की फंक्शनिंग चले। अच्छा जी, अच्छा एक चीज याद रख लें, अगर आप टैक्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप याद रख लें कि इसमें ज़रूरी नहीं है, जो पिछली चीज़ें मैंने बताई वो कोई बंदा भी काम कर सकता है, जो पीछे डिस्कस की, कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें अगर ये वाले आपने काम करने होंगे जो इस स्लाइड पे आए हुए हैं, इन कामों को करने के लिए ज़रूरी है या मैंडेटरी है कि यू शुड हैव स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, ठीक है। कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं मैंने कमिश्नर अपील्स के सामने अपील फाइल करनी है, मैंने किसी कमिश्नर के सामने अपीयर होना है, ठीक है, मैंने स्टे लेना है कमिश्नर अपील से, मैंने ATAR में अपील फाइल करनी है, मैंने ATAR से स्टे लेना है। ATAR क्या है, ये सारी चीज़ें हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपने रेफरेंस दायर करना है हाई कोर्ट में, रेफरेंस दायर करना है सुप्रीम कोर्ट में। ये वाले जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाले मैटर हैं, इनके लिए तो लाजमी तौर पे आप एडवोकेट हाई कोर्ट या एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट होने चाहिए, मैंडेटरी है, ठीक है। लेकिन ये वाली जो चीजें हैं इनको करने के लिए आप एडवोकेट हों लोअर कोर्ट्स के, या आप ITP हों, आप इन दोनों में से जो भी हैं आप ये वाले काम कर सकते हो, इन कामों को, ठीक है। यानी कि अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो आपकी क्लास में हर बंदा ये वाले काम नहीं कर सकेगा, ये काम वो बंदा कर सकेगा जिसके पास कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होगी। कौन सी क्वालिफिकेशन होगी, अगर आप हाई एडवोकेट हाई कोर्ट हैं तो ये वाला काम नहीं कर सकते, लेकिन ये सारे काम कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एडवोकेट लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट नहीं हो, तो यहाँ पे ये सारे काम कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ITP हो, ITP के बारे में आगे बताता हूँ, तो ये सारे काम आप ITP के तौर पे कर सकते हो, ठीक है। और आपको इस बता दूँ, टैक्स का मेजोरिटी काम ट्राइब्यूनल तक ITP ने किया हुआ है। मैं आपको बिल्कुल अगली बताता हूँ स्लाइड पे ITP क्या है, ठीक है, अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। बस आपके क्वेश्चन मैं साथ साथ सारे एड्रेस करूंगा, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा फ्लो में चलने थे, मैं आपको बताता हूँ। ITP स्टैंड्स फॉर इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, ठीक है, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। अब ये कौन बंदा होता है, मैं एक चीज आपको बता दूं, ये एक ऐसा बंदा है जिसको FBR ने, जो FBR के साथ रजिस्टर्ड होगा, जिसको FBR एक सर्टिफिकेट देगा अपना प्यारा सा, उस सर्टिफिकेट के ऊपर उस बंदे का नाम लिखा होगा और उस बंदे का लिखा होगा कि अब आप क्या हो, आप इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, ठीक है। अब एक चीज नोट फरमा लें कि इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए कुछ स्पेसिफिकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है। मुझे भाई बस 1 मिनट में सारी चीज ये बता दूं,
एक क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफिकेशन वगैरह को मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बस 1 मिनट। वॉइस प्रॉब्लम बिल्कुल मेरे भाई नहीं है, ठीक है, आपको लग रहा होगा वॉइस प्रॉब्लम है, बट देयर इज नो वॉइस प्रॉब्लम। बस वेट अ व्हाइल, मैंने एक चीज़ आपको शो करनी है, ठीक है, जस्ट वेट अ सेकंड। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये चीज़ देख लें, आईटीपी बनने के लिए पहले मैं आईटीपी का सर्टिफिकेट ध्यान लगा था, लेकिन वो अभी मेरा ख्याल है कंप्यूटर में कहीं आगे पीछे हो गया, सब छोड़। अच्छा जी, आईटीपी का सर्टिफिकेट्स लेने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या रिक्विजिट चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी हैं। आप सबसे पहले एक एप्लीकेशन सबमिट करोगे एफबीआर को कि मुझे आईटीपी का सर्टिफिकेट दो, ठीक है। उसके साथ आपने 1 साल का टैक्स फर्म का एक्सपीरियंस ऐड करना है, किसी ऑडिट फर्म से लेके, कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप 1 साल से टैक्स का काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर 500 रुपए का आपने उसके साथ एक ट्रेजरी चालान, एक गवर्नमेंट की फीस जमा करवानी, ठीक है। फिर आपके पास इन क्वालिफिकेशन में से क्वालिफिकेशन हो बी कॉम एम बी एस मैनेजमेंट साइंसेज LLB, सी इंटर जिसको क्या बोला जाता है, ACCA फाइनलिस्ट, ठीक है। याद रखें कि ये जो सी इंटर है, आपका ACCA है और LLB है, इन चीज़ों को निकाल के बाकी ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं पहले बी कॉम MBA BBA वगैरह, इनमें लाजमी तौर पे आपने अकाउंटेंसी एंड टैक्स को पढ़ा हो। FBR का ये मानना है कि अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो आप एक टैक्स लॉयर बन सकते हो, वरना आप टैक्स लॉयर नहीं बन सकते। आपने MBA किया हुआ है लेट्स सपोज HR में, तो आपने अगर उसमें अकाउंटिंग या टैक्स नहीं पढ़ा हुआ तो आप ये सर्टिफिकेशन नहीं ले सकते, ठीक है। फिर आप एक एफिडेविट जमा करवाते हो कि मेरी सारी क्वालिफाई वो जो इन्फॉर्मेशन है या जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवा रहा हूँ ये करेक्ट है। ये सारी रिक्वायरमेंट आप पूरे करते हो तो आपको आईटीपी का लाइसेंस मिल जाता है, ठीक है। असल आईटीपी का लाइसेंस इसकी बेस पे आप कहीं पे भी लिख सकते हो कि आई एम द FBR अप्रूव्ड इनकम टैक्स सेल टैक्स लॉयर या प्रैक्टिशनर, ठीक है। वैसे तो लॉयर जो भी होता है वो किसी भी कोर्ट में अपीयर हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा ये जो आपका बंदा होगा आईटीपी वाला, ठीक है, ये वाला बंदा अपने पास स्पेसिफिकली लिख सकता है, ठीक है। उसके बाद जी इसी में अच्छा ये स्लाइड्स भी शेयर होंगी जी, जी स्लाइड्स बिल्कुल शेयर होंगी, ठीक है। काइंडली रिस्पॉन्ड माय कंसर्न आफ्टर द क्लास। जी जी सारे कंसर्न आप लोग के एड्रेस होंगे, इस लेसन का कोई टेस्ट नहीं होता, इसके लिए आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है, इंटरव्यू होता है। उसके बाद एक और चीज़ नोट फरमा लें, ठीक है, हमारा ये जो कोर्स होगा इसमें ये 4 माह का कोर्स होगा, 32 क्लासेस होंगी, हमारी हर क्लास तकरीबन 1 आवर एंड 30 मिनट्स पे मुश्तमिल होगी। हमारे टोटल ये 68 आवर्स की क्लासेस होंगी, ठीक है, 60 to 70 तक हमारी ये 8 आवर्स की क्लासेस होंगी, ठीक है। इसमें हमने जो चीज़ें पढ़नी है वो आपको बता दूं कि इसमें हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस इनकॉर्पोरेशन से, कि आप पाकिस्तान में कौन कौन से मॉडल हैं। एक बंदा आता है वो कहता है कि मैंने बिजनेस पाकिस्तान में रजिस्टर करवाना है, तो आप किस किस तरह से अगले बंदे को सजेस्ट करोगे कि क्या क्या मॉडल्स हैं जिस तरह आप बिजनेस पाकिस्तान में रजिस्टर कर सकते हैं, वो आप बताएंगे। फिर आप उस बिजनेस को अगर रजिस्टर करवाना है, उसका लोगो वगैरह रजिस्टर करवाना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के पास, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर उसी बिजनेस को आगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर करवाना हो तो कैसे करेंगे। फिर उस बिजनेस की अगर कोई बेसिक अकाउंटिंग और अकाउंटिंग करनी है तो मैं मोटी मोटी आपको अकाउंटिंग जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम आपको इनकम टैक्स पे स्विच करेंगे और आपको सेल्स टैक्स पे स्विच करेंगे। लेकिन आज की क्लास में जो मैं आपको मोस्टली चीज़ें करवा रहा हूँ वो इनकम टैक्स वगैरह की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये चीज़ें कैसे चल रही हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बस तहम्मुल रखें, सारे क्वेश्चन को मैं एड्रेस करूँगा, ठीक है। CA इंटर वाला ITB लॉयर कोर्ट में अपीयर नहीं जी, मैंने कोर्ट से माल कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा, बाकी वो अपीयर हो सकता है शाजिया, कहाँ का अपीयर हो सकता है, वो अपीलेट ट्राइब्यूनल में जा सकता है, वो कमिश्नर अपील्स के पास जा सकता है, ठीक है। बाकी सारे फॉरम्स पे एक्सेप्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, ठीक। कोर्स सर्टिफिकेशन कौन से बोर्ड इशू करता है, कोर्स सर्टिफिकेट जी, इस कोर्स की सर्टिफिकेशन जो होती है हमारा इंस्टीट्यूट आपको देगा, ठीक है। हमारे इंस्टीट्यूट की जो फुटिंग है स्टैंडिंग है वो मैंने आपको पहले डिस्कस कर दी है, ठीक है। SRB के बारे में भी बताइएगा, नहीं जी रहमान साहब, SRB जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड है इसमें सेल टैक्स ऑन सर्विस जो होता है इसके बारे में हम सेल टैक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। सेल टैक्स ऑन सर्विस आपको कोर्स में बढ़ाया जाएगा, सिर्फ सेल टैक्स ऑन गुड्स नहीं, सेल टैक्स ऑन सर्विस भी बढ़ाया जाएगा। अच्छा जी, हमने फॉर्म में ये डिस्कस करना है, मैं आपको चीज़ बता दूं कि बिजनेस पाकिस्तान में कैसे कैसे रजिस्टर्ड हो सकता है, हम डिस्कस करेंगे। और आपके पास एक पर्सन आए वो कहे जी मुझे बिल्कुल सिंपल बिजनेस फॉर्म आप रजिस्टर करवा के दें,
कोई ऐसा जिसमें कानूनी पेचीदगियां ज्यादा ना हो तो आप उसको सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड करवा के देते हो, ठीक है। उससे वो थोड़ा सा कहते हैं नहीं यार इससे बेहतर, लेकिन हम दो या दो से ज्यादा लोग हैं तो आप कहते हो यार पार्टनरशिप में आ जाओ, ठीक है। और कहते हैं यार पार्टनरशिप में तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, आप कहते हैं चलो यार लिमिटेड लायबिलिटी वाली पार्टनरशिप में आ जाओ, ठीक है। यानी कि ये बिजनेस कैटेगरीज हैं, वो आपकी स्टैंडिंग्स हैं जिस तरह से आप बिजनेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम आपको बढ़ाएंगे, ठीक है। देन वो बंदा कहता है यार हम तो 20 से ज्यादा लोग हो गए हैं, ठीक है, तो आप उसको बोलोगे कि यार आप कंपनी खोल लो, ठीक है। फिर कंपनी वो खोल लेगा तो कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लेट्स सपोज कंपनी बनेगी कैसे, कंपनी कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं, एनुअल कौन कौन सी कंपनी ने कंप्लाइंसेस करने हैं, किसी भी कंपनी ने या किसी भी इंसान ने किसी और कंपनी के, अगर मैंने किसी भी कंपनी का कोई सा डॉक्यूमेंट निकलवाना हो तो कैसे निकलवा सकता हूँ, किस सेक्शन के तहत ये सारी चीजें बढ़ाएंगे, शेयर ट्रांसफर कैसे होते हैं वो आपको बढ़ाएंगे, कंपनी का नाम और चेंज एड्रेस वगैरह कैसे चेंज होता है वो बढ़ाएंगे, बाइंडिंग आप अपना कंपनी के बारे में बताएंगे, ठीक है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स होती क्या है, इसमें रजिस्टर्ड होने के बेनिफिट्स क्या हैं, हम रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो क्या क्या चीजें आपको लाजमात पूरी करने पड़ेंगी, फिर देन आप अगर अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क वगैरह रजिस्टर करना चाहते हैं तो वो कराएंगे। यानी कि बिजनेस को एस्टेब्लिश करना, एस्टेब्लिश करने के बाद उसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड करवाना, उसका ट्रेडमार्क वगैरह रजिस्टर्ड करवाना। जी शरून सलीम बिल्कुल, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी सब कुछ, ठीक है। अच्छा जी। देन उसके बाद मैं आपको ये अकाउंटिंग के बारे में लाजिम बताऊंगा कि अकाउंटिंग है क्या। मैं एक चीज बता दूं कि अकाउंटिंग वगैरह का हमने बेसिक अकाउंटिंग, ये प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं होगी, ये हमने चीजें रखी क्यों है कोर्स के अंदर। एक नीड को समझने कि आपको पता होना चाहिए कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आपने एलएलबी हो या एलएलएम हो, इफ यू वांट टू ऑफ द टैक्सेशन, तो उनके लिए वो मैंडेटरी करते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग ऐसा कीजिए कि पहले हमारा या तो अकाउंटिंग का कोर्स लें या अकाउंटिंग का पेपर पास करके आए। कौन लोग बोलते हैं, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं। इसकी रीजन क्या है, क्यों ऐसा किया गया, इसकी वजह ये है कि जो बंदा एक अकाउंटेंट है वो टैक्स को भी बेहतर बना सकता है, लेकिन अगर आपको अकाउंटेंसी का नहीं इलम तो कई जगहों पे आप जाके स्टक हो जाते हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपको अकाउंटिंग आती नहीं है और टैक्स कंसल्टेंट नहीं बन सकते, लेकिन आपकी अगर गरीब को अकाउंटिंग होगी तो चल आप बेटर टैक्स कंसल्टेंट होंगे। अकाउंटिंग होती क्या है, टैक्स के अकाउंट्स और अकाउंटिंग के अकाउंट्स, इन दोनों में फ़र्क क्या है। उसके बाद जो एम टर्म्स हैं, एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, अक्रूवल, कैश बेसिस, डेबिट, ये जो शॉर्टली चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ये टर्म्स आपके हैं अकाउंटिंग की, लेकिन यूज टैक्स में भी होती है, इनके बारे में आपको बताएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रीडिंग के बारे में आपको बताया जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड कैसे करनी है, क्योंकि जो लोग टैक्स लिटिगेशन को करना चाहते हैं उनके लिए ये मैंडेटरी चीज़ है। आपके दोनों अकाउंट्स का फर्क मैंने आपको कहा कि ये बताएंगे। फिर अगर आपके पास अकाउंटिंग के अकाउंट्स आए, उनको आपने कन्वर्ट करना है टू टैक्सेशन अकाउंट, तो किस तरह से आप करेंगे, ठीक है, इस चीज को आपने बताना है, ठीक है जी। उसके बाद एक चीज आपको बता दूं कि हमने इनकम टैक्स में, अब ये ओवरऑल मैं एक ब्रीफली आपको बताऊंगा, लेकिन ये पढ़ के नहीं बताने वाला ये वाली चीज, क्योंकि ये तो एक आउटलाइन है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप देख लेंगे कि आपने कोर्स में क्या क्या चीजें पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि मैं वन बाय वन इधर से लगूं, मैं कहूँ जी हाउ टू रीड टैक्स स्टैट्यूट, हाउ टू रीड ऑर्डिनेंस, रेजिडेंट कौन होता है, नॉन रेजिडेंट कौन होता है, मैं ये नहीं आपको बता रहा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप सैलरी से इनकम अर्न करेंगे, बिजनेस से करेंगे, प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से, अदर सोर्स से, ये सारी किसी भी सोर्स ऑफ इनकम से आपकी इनकम आती है तो उसकी रिटर्न कैसे फाइल होनी है वो बताएंगे आपको। एडवांस टैक्स, अनएक्सप्लेन्ड इनकम, आपका मिनिमम टैक्स, आपकी टैक्स एग्जेम्पशंस, क्रेडिट्स, रेट्स, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम आपको एक अच्छे अंदाज में विद प्रैक्टिकल इनसाइट्स आपको सारी चीजें बता रहे होंगे, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंट को टैक्स अकाउंट में कन्वर्ट करके, हसन भाई आप बस ये अभी आपका एडवांस क्वेश्चन है, आपको जब करवाएंगे ना इंशाल्लाह आप देखेंगे और आपको जिस समझाई जाएगी, ये नहीं होगा कि आप कहेंगे पहला नहीं है, ये आपकी क्लास में अभी आप सारे लोग सुन रहे हैं, जब आपको करवाएंगे तो आप बताइएगा कि आपको समझाया गया या बस सिर्फ बताया गया, ठीक है, समझाया जाएगा प्रॉपर। आपकी इनकम टैक्स की विद होल्डिंग का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, विद होल्डिंग का कंसेप्ट हम आपको प्रॉपर देंगे। आपकी जो अपील फाइल होती है, अपील के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें रिटर्न सबमिशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह करवाएंगे। आपकी असेसमेंट की कौन सी टाइप्स है वो बताएंगे, आपने स्टे कैसे लेना है वो बताएंगे, ठीक है, आपने बिजनेस के एनटीएन को खत्म कैसे करवाना है, डीड कैसे करवाना है वो बताएंगे, नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर में कैसे जाना है वो बताएंगे, आपकी एक्सटेंशन की एप्लीकेशन, आपकी एक्सटेंशन के अलावा आप कह लें कि नॉन रेजिडेंट की रिटर्न है, लेट्स सपोज, ठीक है, आपकी विद होल्डिंग्स है, एग्जम्पशंस हैं,
ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली करवाई जा रही होंगी, ठीक है। वजाज साहब, जो आपने कैफ 2 में पढ़ा हुआ है, जब यहाँ पे भी पढ़ेंगे तो आपको समझ लगेगी कि वो कैफ 2 में आपने क्या पढ़ा हुआ है और यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को सिर्फ वो थ्योरी में आपने पढ़ा हुआ है, और अभी आप क्लास में थोड़ा वेट तो करें, आगे बढ़ते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि वो चीज़ें क्या थी और ये चीज़ें क्या थी। सेल टैक्स में किस चीज़ पे कितना सेल टैक्स लगता है, ठीक है, कितना सेल्स टैक्स, हमने सेल टैक्स लॉ को पढ़ना कैसे है, सेल्स टैक्स लॉ का रूल्स के साथ कैसे लिंक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये आउटलाइन आपके साथ शेयर होगी, आप इसको देखिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि आउटलाइन है क्या। मैं चाहता हूं कि मैं सारी चीज़ों को आपके सामने खोलूं ताकि आपको आइडिया हो कि हमने कोर्स को लेके कैसे चलना है। इसमें चीज़ें जो जो होंगी आउटलाइन आपके सिलेबस में और ग्रुप में भेजी जाएगी, आप देख लीजिएगा। मैं अब आपको बताता हूँ कि हमारे कोर्स में है क्या चीज़ें या किस तरह से हम पढ़ रहे होंगे, आपको थोड़ा आइडिया तो हो। अच्छा जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सबसे पहले बिजनेस प्रोसेस में ये जो हमारे कोर्स के अंदर, याद रखें, सबसे पहले बिजनेस को एस्टेब्लिश किया जाता है। जब बिजनेस आप बना लेते हो, इनकॉर्पोरेशन से बना दिया कि बिजनेस को कोई कानूनी उसकी पहचान बनानी है। पहचान बनाने के बाद आप बिजनेस को रन करते हो, आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती हैं, सेल होती है, परचेज होती है, आप ऑफिस रेंट पे लेते हो, आप ये कह लो कि एक्सपेंसिव डिफरेंट किस्म का करते हो, फिर आपको प्रॉफिट होता है, फिर उस प्रॉफिट पे फिर टैक्स की बारी आती है एंड पे, ठीक है। यानी कि ये फिर मैकेनिज्म ये है कि बिजनेस को स्टैब्लिश करना, बिजनेस को फिर रन करना, फिर उसके प्रॉफिट आने, फिर प्रॉफिट पे टैक्स को देखना, ठीक है। तो आपको याद बता दो कि जो बिजनेस पाकिस्तान में करना, बिजनेस इनकॉर्पोरेशन या बिजनेस सेटअप करना, इसके कौन कौन से स्ट्रक्चर है, कौन कौन से मैकेनिज्म है, या पाकिस्तान में कैसे कैसे काम कर सकते हैं। तो आपको ये मैं बता दूं, पाकिस्तान में काम करने के लिए नंबर 1 पे आपके पास ऑप्शन है कि बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस सोल प्रोप्राइटर की है। अब सोल प्रोप्राइटर जो होता है, अब इसका बिजनेस रजिस्टर करने के लिए, ये आगे मैं आपको बताऊंगा, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है, लेकिन आपको ये बताना लीगली बिल्कुल जरूरी है कि कैसे करवाएंगे। पार्टनरशिप का बिजनेस कैसे रजिस्टर्ड होगा, कंपनी कैसे बनेगी, LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कैसे बनेगी। ये 2017 में कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, उससे पहले ये नहीं होता था। कि 1932 वाले एक्ट की पार्टनरशिप कैसे रजिस्टर्ड होगी, 2017 की, ये सारी चीजें हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे आपको बता दूं, पाकिस्तान में ये 4 फॉर्म ऑफ बिजनेस जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। इसमें आपका सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर में आप FBR के साथ रजिस्टर्ड करते हो, ठीक है। इसके लिए कोई लॉ नहीं है, ठीक है, कोई भी कानून नहीं है, ठीक है। फिर पार्टनरशिप के लिए आपको पता है कि हमने रजिस्टर्ड होना है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास, इसके लिए प्रॉपर लॉ है जिससे हम रहनुमाई लेंगे, उसका नाम पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। फिर आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आ जाती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में हम SCCP के साथ अपने आप को रजिस्टर करवाते होते हैं, और इसके लिए भी हम कानून का सहारा लेते हैं जो LLP एक्ट 2017 है, ठीक है। देन कंपनी आपकी आ जाती है, कंपनी में भी SCCP के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, और इसके लिए कंपनी एक्ट को फॉलो करते हैं। यानी कि ये कानून क्यों बताया गया, यानी कि आपने ये वाला बिजनेस रजिस्टर्ड करना, लेट्स सपोज, तो इसके लिए आपको इस कानून को पढ़ना है, इस कानून को पढ़ के आपने यहाँ पे रजिस्टर करवाना है, ठीक है। यानी कि ये वाला बिजनेस बनाने के लिए यहाँ इस कानून को पढ़ना है और यहाँ पे रजिस्टर करवाना है। जी एक्सक्यूज मी सर, सर आपने जी जी। ये बताया था कि कंपनी के लिए 20 बंदों का होना जरूरी है, ठीक है, नहीं नहीं बट व्हाट नहीं, अबाउट, जरूरी नहीं है, अच्छा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। मैंने ये कहा था कि मैक्सिमम आपके 20 से ज्यादा हो गया, आप पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं, तो वो सेक्शन 9 ऑफ कंपनीज एक्ट वो इलीगल हो जाता है। और बस तहमल करें, आपके सेशन अपने पास वो क्वेश्चन रखें, आई शैल बी आंसरिंग यू ऑन, ठीक है। ये नहीं कहा कि 20 लाजमी है। अच्छा, .1 बिजनेस इनकॉर्पोरेशन, यानी कि मैंने यहाँ पे बताया था बिजनेस इनकॉर्पोरेशन। बिजनेस इनकॉर्पोरेशन में बिजनेस का स्ट्रक्चर हम डिफाइन करेंगे। फिर नंबर 2 पे ऑपरेशनल एक्टिविटीज है। ऑपरेशनल एक्टिविटीज से मुराद ये है कि बिजनेस का रन होना। बिजनेस के रन होने से मुराद ये है कि चीज़ों को बाय करना, सेल करना, ठीक है। इस सारे प्रोसेस में कुछ आपके एक्सपेंसेस होंगे, किस तरह के एक्सपेंसेस होंगे वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जब प्रॉफिट आ जाता है तो यहाँ पे सवाल आता है टैक्स का, ठीक है। और टैक्स में आया वो इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, उसको आगे चलते हैं। जब टैक्सेशन की बारी हम आते हैं तो टैक्सेशन में इनकम टैक्स के बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि जो पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है वो इनकम टैक्स को समझना है। हालांकि टैक्सेशन में पाकिस्तान का टैक्स बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। इवन जो दूसरी कंट्रीज में इतना मुश्किल नहीं है जितना पाकिस्तान का टैक्स, वो बहुत ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। जब वर्ड टैक्स आता है तो टैक्स में 2 किस्म के टैक्सेस होते हैं। आप बेटा भाई, यह सब लोग को रिक्वेस्ट है कि ये ना काम क्या करें, फिर रिमूवल मैं नहीं चाहता, फिर अनफॉर्चुनेटली करना पड़ता है। इनकम टैक्स है और आपका सेल्स टैक्स है।
इनकम टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स बोलते होते हैं। क्यों डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं? ये डायरेक्टली आपकी जेब को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा होता है, आपकी जेब को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा होता है। क्या मतलब है डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा होता है? मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। अगर मेरी सैलरी किसी कंपनी से 1 लाख रुपए आती है, अगर उसमें से 5,000 रुपये टैक्स कट जाए, अगर पहले मेरी जेब में 1 लाख खाना था, तो अब मेरी जेब में 95,000 है, ठीक है। यानी कि 5,000 रुपये कम होके आएंगे। यानी कि ये जो डिडक्शन हो रही है, दिस डिडक्शन इज डायरेक्टली अफेक्टिंग टू माई पॉकेट। तो ऐसे टैक्सेस जो आपकी जेब को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हो, पॉकेट को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हो, हम कहते हैं वो डायरेक्ट टैक्स है। यानी कि बर्डन एंड पेमेंट ऑन द सेम पर्सन। आप कहें कि ऐसा भी टैक्स है जिसका बर्डन एंड पेमेंट ऑन द सेम पर्सन ना हो। मैं मिसाल देता हूँ, इसकी मिसाल है, इसको ऐसे टैक्स को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जिसकी मिसाल है सेल्स टैक्स। क्या मतलब है? याद रखिएगा, हम एक सादा सी मिसाल लेते हैं। सेल्स टैक्स में जो आपका दुकानदार होता है, जब आप शॉपकीपर के पास कोई टूथपेस्ट, कोई शैम्पू, कोई सोप, कोई भी चीज लेने जाते हैं, आप उसको कहते हैं भाई मुझे फलां सिगरेट या लशोस, ठीक है, आप बाय करते हैं। जब बाय करते हो तो उसकी कीमत के अंदर आपको पता है कॉस्ट प्लस सेल टैक्स लिखा होता है। अब जब आप वो चीज खरीदते हो तो कभी आप ये नहीं कहते कि मैंने कॉस्ट देनी है, सेल्स टैक्स तो नहीं देना, आपको दोनों चीजें पे वो देनी पड़ती हैं। जब आप वो कॉस्ट पे करते हो, आपको चीज मिल जाती है। आपसे पहले वो चीज कौन लेके आया होता है? वो शॉपकीपर लेके आया होता है। उस शॉपकीपर ने वो दोनों टैक्सेस पे किया होता है। ये स्टार्ट होती है बात आपके मैन्युफैक्चरर से। जो मैन्युफैक्चरर होता है वो चीज बनाता है, वो चीज अगर 200 रुपए की सेल कर रहा है, तो 200 की कीमत पे 36 रुपए जो सेल टैक्स है पहले उसने जमा करवाया होता है, मैन्युफैक्चरर ने चीज बनाने वाला। वो फिर अगले बंदे को सेल करता है, चीज को, डिस्ट्रीब्यूटर को। वो अपना सेल्स टैक्स अगले डिस्ट्रीब्यूटर से ले लेता है और अपनी जेब में डाल लेता है। यानी कि इसका बर्डन मैन्युफैक्चरर से शिफ्ट होते होते आगे एंड कंज्यूमर पे आता है, क्योंकि एंड कंज्यूमर उस चीज को कंज्यूम कर लेता है। तो दैट्स वाई वो किसी और को बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता, उसको खुद उस सेल टैक्स की अमाउंट को अपनी कॉस्ट का पार्ट बनाना पड़ता है। जो वो चीज खरीदता है, वो कहता है यार मेरे लिए ये चीज इतने की पड़ी। कभी वो ये नहीं कहता कि यार चीज तो इतने की थी, अंदर सेल टैक्स इतना था। वो कहता है ये चीज मेरे लिए इतने की है। यानी कि आप ये कहें कि ये इनडायरेक्टली शिफ्ट होते होते एट द एंड ये एंड कंज्यूमर पे आएगी चीज, लेकिन ये पहले स्टार्ट में पे करने वाला कोई और बंदा होता है, ठीक है। तो ऐसा टैक्स जो डायरेक्टली पे करने वाले पे ना आए, बल्कि वो किसी और बंदे से ले ले, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मिसाल के तौर पे पेमेंट बाय वन पर्सन हु विल अडमनीफाई हिमसेल्फ, यानी कि जो अपने आप को क्या करेगा, अडमनीफाई कर लेगा। अडमनीफाई करने से क्या मुराद है? वो अपने आप को बचा लेगा, अपने आप को अपनी तलाफी कर लेगा नुकसान की, थ्रो रिकवरी ऑफ द सेम फ्रॉम अनदर पर्सन। वो किसी और बंदे से रिकवरी करके अपने आप को बचा लेगा, ठीक है। तो ये है जी इनडायरेक्ट टैक्स। तो आगे हम अगर बढ़े, याद रखिएगा आपका जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, इसको पढ़ने का एक तरीका है। पढ़ने का तरीका क्या है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर आपको पता होना चाहिए कि हमारी नजर में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक किताब का नाम है, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सिर्फ एक किताब नहीं है। ये जो सारी चीजें आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई आ रही है, सारी चीजें आप पढ़ेंगे तो आपको टैक्स के कानून की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है? सबसे पहले आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का पता होना चाहिए, ठीक है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो 2001 है, ठीक है, इसमें एक चीज नोट फरमा लें, इसके अंदर 242 आपके वो हैं सेक्शंस, ठीक है। 14 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। 242 सेक्शन, 14 शेड्यूल। और आगे इसी चीज को, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को फर्दर सपोर्ट करता है इनकम टैक्स रूल्स, और वो 232 है। ये जो रूल्स हैं लाजमी तौर पे ये किसी ना किसी सेक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो रूल्स हैं ये किसी ना किसी सेक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, सारे के सारे। तो ये चीज आपको एक चीज पता होनी चाहिए लाजमी तौर पे कि ये जो रूल्स होते हैं ये अकेले अपनी इनके कोई मीनिंग नहीं होते, ठीक है। ये रूल्स लाजमी तौर पे इनकी मीनिंग तब मिलते हैं जब हम किसी सेक्शन के साथ जोड़ते हैं। बेसिकली रूल एक प्रोसीजर को बताते हैं, ठीक है। कि प्रोसीजर क्या होगा? मिसाल के तौर पे उसने कहा जी आपने रिटर्न फाइल करना है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में बोला। अब रिटर्न फाइल करने के लिए कौन सा एक टेम्पलेट होगा, कौन सा ऐसा फॉर्मेट होगा जिस पर रिटर्न फाइल करनी है। अब उसका जो टेम्पलेट है वो इनकम टैक्स रूल्स ने आगे बताया कि आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न होगा वो ऐसा होगा। यानी कि रूल एक प्रोसीजर लॉ है और जो ऑर्डिनेंस है ये आपका सब्सटेंटिव लॉ है, ठीक है। मैं मिसाल देता हूँ एक और इसकी आसान अल्फाज में, और दिस डजंट मीन कि मैं इस चीज को कोई रेलेवेंस क्रिएट कर रहा हूँ, आपको समझाने की आता कि ये चीज नोट फरमा लें कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि नमाज पढ़ें, ठीक है। जो कुरान मजीद में हुक्म है कि नमाज पढ़ें, अब नमाज पढ़ें कैसे, उसकी रहनुमाई आपको सुन्ना से मिलेगी। तो जिस तरह से हमारा जो मेन कुरान मजीद सोर्स ऑफ लॉ है सुन्ना, उसको सपोर्टिंग लॉ है, जो
गाइडेंस हमारे लिए फ्रेम फराहम करता है, जो समझाता है कि ऐसे आपने चीज़ को एग्जीक्यूट करना है। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ऑर्डिनेंस आपको बताएगा कोई चीज़ करनी है और रूल्स आपको बताएंगे चीज़ को किया कैसे जाए, ठीक है। तो इस तरह से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का और इनकम टैक्स रूल्स का आपस में एक कनेक्शन है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें इनफ नहीं है, फिर आगे एक अदर्स की चीज़ आती है। अदर्स में एसआरओ, सर्कुलर एंड सर्कुलर लेटर्स आते हैं। अब इस चीज़ के बारे में बता दूं कि आपका जो एसआरओ होता है, सर्कुलर होता है, सर्कुलर लेटर्स होता है, इनके बारे में आपको एक एग्जांपल और दूंगा। आप बाइक बाय करते हैं, नहीं, ठीक है, शायद कुछ लोग बाइक वालों को बड़ी जल्दी समझ आएगी। उसके अंदर एक टूल किट होती है। टूल किट क्या होती है? अगर आप रास्ते में कहीं सफर कर रहे हैं, अगर आपकी बाइक को कोई मसला हो जाता है तो आप क्या करते हैं, टूल किट निकालते हैं, उसका प्लग वगैरह आप साफ कर लेते हैं, या डिफरेंट किस्म की अपनी गाड़ी को रनिंग में ले आते हैं, यानी कि कहीं रास्ते में आप खड़े ना हो जाए, ठीक है। तो जो आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, इसको प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से एप्लीकेबल करने के लिए सबसे पहले तो इनकम टैक्स रूल्स आए। इनकम टैक्स रूल्स बताएंगे कि आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। लेकिन फिर भी अगर आपको मजीद जरूरत पड़े, किस चीज की मजीद जरूरत पड़े कि यार हम क्या करें जी, कानून को मजीद बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करें, लेकिन उसके लिए इमीडिएटली जो चीजें आपको 2001 में चाहिए थी, 2002 में तो उन्होंने रूल्स तो बना दिए। उसके बाद क्या हर वक्त रूल्स को चेंज करते रहे? रूल्स में भी चेंजेस आती हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ ऐसे टूल किट हों, कोई ऐसे चीजें हों जिनको हम फौरी तौर पर इंप्लीमेंट करके हम क्या करें, कानून को बेहतर तरीके से फौरी इंप्लीमेंट कर दें। क्या मतलब? यानी कि कोई एक डॉक्यूमेंट इशू करें, कोई नया टैक्स लगाना है, उसको लगाना हो, कोई टैक्स खत्म करना हो, उसको खत्म करना हो, तो किस तरह खत्म किया जाए, या फौरी नया टैक्स कैसे लगाया जाए, कानून के जरिए लाएंगे, टाइम टेकिंग काम हो जाएगा, वो असेंबली में जाएगा, सारी लंबी चौड़ी चीज। तो एफबीआर के पास पावर्स हैं कि वो एसआरओ जारी कर दे, सर्कुलर कर दे, या सर्कुलर लेटर जारी कर दे। ये तीनों होते हैं फॉर द बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अब ये तीनों है क्या? एक मिनट रुकते हैं, अगली स्लाइड पे आपको बताऊं। आपका जो एसआरओ होता है, इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर्स। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ठीक है, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स भी बोलते हैं, ठीक है। जो एसआरओ होते हैं, याद फरमा लें कि ये वाले जो होते हैं, ये डेलीगेटेड पावर्स हैं। किसके पास डेलीगेटेड पावर्स हैं? एफबीआर के पास। कि वो जब भी सेक्शन में किसी जगह पे एज में भी प्रोवाइडेड आ रहा हो, ठीक है, तो वो उस चीज पे एक एसआरओ जारी करें। जब एसआरओ जारी करें तो ये एसआरओ बाइंडिंग होगा एवरी पर्सन पे। एवरी पर्सन से मुराद एवरी वन पे, एवरी वन से मुराद ये टैक्स डिपार्टमेंट पे भी एप्लीकेबल होगा और टैक्स पेयर पे भी एप्लीकेबल होगा। अच्छा, ये एसआरओ जो होते हैं, ये कहाँ पे पड़े होते हैं, कैसे में पता चलता है एफबीआर ने कौन कौन से एसआरओ जारी किए हैं? तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ एफबीआर की वेबसाइट पे। कभी भी आपने देखना हो तो एफबीआर की वेबसाइट पे हम लोग जाते हैं। ये एफबीआर की मेन वेबसाइट है जिस पे मैं आपको लैंड करने लगा हूँ। इस वेबसाइट पे आप जाते हैं fbr.gov.pk। इस वेबसाइट के ऊपर जितने भी एफबीआर ने एसआरओ जारी किए होते हैं, ये वाला एसआरओ का एक टैब है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे एसआरओ के ऊपर, तो एक नई टैब आ जाएगी। इसमें याद रखिएगा कुछ कस्टम के एसआरओ है, वो नीचे पड़े हुए हैं। जो आपके इनलैंड रेवेन्यू के बाद इनकम टैक्स के, सेल्स टैक्स के, आपके फेडरल एक्साइज ड्यूटी के एसआरओ है, वो ये पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले, मैं इनकम टैक्स की अब बात कर रहा हूँ, तो इनकम टैक्स पर जब मैं क्लिक करूंगा तो याद रखिएगा कि अभी जो लेटेस्ट एसआरओ जारी हुआ है, ये मैनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न 2023। अभी ये 19 जून 2023 को लेटेस्ट एसआरओ जारी हुआ है। इस एसआरओ का जो नंबर है वो ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इस एसआरओ के तहत इन्होंने, हमने कहा था कि ये एसआरओ आते हैं फॉर द, ये एक्सटेंशन ऑफ लॉ होती है। क्या होती है? एक्सटेंशन ऑफ लॉ होती है। इसके बारे में ये बता रहा है कि ये 19 जून को आया, ठीक है। इसमें ये एसआरओ किस सेक्शन के तहत जारी होता है, ये इसका सेक्शन भी लिखा हुआ है, ठीक है, 237(1), ठीक है। इस एसआरओ के तहत क्या कर रहा है, वो हमें समझा रहा है कि ये ड्राफ्ट रिटर्न का मैंने आपको एक वो दिया, फॉर्मेट दिया है कि आपकी जो रिटर्न होंगी आगे, अभी जो आपको पता है टैक्स ईयर 2023 की इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट होने हैं, तो उसका उसने टेम्पलेट दे दिया कि ये वाला टेम्पलेट होगा, ठीक है। और यही वाली चीज आपके इनकम टैक्स रूल्स में प्लेस हो जाएगी। कहाँ पे प्लेस हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? ये देख लो, इन द अफोरसेड रूल्स इन द सेकंड शेड्यूल। आपके इनकम टैक्स रूल्स 2002 उसका सेकंड शेड्यूल खोलेंगे, वो मैं आपको फिर आगे पढ़ना बताऊंगा ऑनवर्ड इंशाल्लाह। फिर उसका पार्ट जो 2 है, ठीक है, और एक्स का, ठीक है, उसमें जाके आपने, वो कहता है पार्ट 3 के अंदर वाई के नीचे ये सब्स्टिट्यूट कर दें। यहाँ तक कानून पहले है, उसके आगे ये वाली जो नीचे चीज आ रही है इसको सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। यानी कि जो आगे इनकम टैक्स रूल्स आएंगे, उन इनकम टैक्स रूल्स के अंदर इस एसआरओ के जरिए अमेंडमेंट की गई है। तो ये वाला एक आपका टेम्पलेट आया है, ये जो अभी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट होना है, ये वाला टेम्पलेट आपका पोर्टल जो होगा उस पर ये वाली चीज अवेलेबल होगी, ठीक है।
आगे आपको बता दूं कि SRO के बाद, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे कुछ सर्कुलर्स हैं, ठीक है। सर्कुलर्स में एक चीज नोट फरमा लें कि आपके सर्कुलर ये चीज होती है जो सेक्शन 206 214 के तहत जारी होते हैं। इसमें FBR की कोशिश ये होती है कि FBR कंसिस्टेंसी को अचीव कर सके किस सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस की बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन क्या लें, उस चीज को अचीव करने में कि सारे लोग एक ही तरह की चीजें कर रहे हों, उस चीज को अचीव करना हो तो FBR सर्कुलर जारी करता होता है, ठीक है। FBR सर्कुलर जारी करता होता है, ठीक है। उसमें आप गाइड कर रहे होते हैं सर्कुलर के जरिए टैक्स पेयर को एंड ऑफिशियल्स ऑफ द FBR को, किस सिलसिले में गाइड कर रहे होते हैं कि आपने सारे लोगों ने एक ही चीज को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। ये नहीं है कि मैं एक चीज पर डेप्रिसिएशन का रेट 2% लगा रहा हूँ। ये कुछ चीजें आपको अजीब अजीब लग रही होंगी, आगे इंशाल्लाह टाइम सेट हो जाएंगी, क्योंकि अभी मुझे बताने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना है। तो कंसिस्टेंसी को अचीव करने का क्या मतलब है? कंसिस्टेंसी को अचीव करने का मतलब ये है कि सारे लोग एक चीज को एक ही तरह इंप्लीमेंट करें। ये ना हो कि एक बंदा कुछ और तरीके से कुछ इस चीज को अप्लाई कर रहा हो, दूसरा बंदा किसी और तरह से अप्लाई कर रहा हो, ठीक है। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर सादी मिसाल दूं कि यानी कि अगर रोटी बनानी है तो रोटी बनाने का एक ही तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि एक बंदा और तरह से रोटी बनाए और दूसरा बंदा और तरह से बनाए। यानी कि टैक्स रूल्स को, टैक्स लॉज को आपने इंप्लीमेंट करना है, तो इंप्लीमेंट करने के लिए आपका क्या वो तरीकेकार होना चाहिए, वो सब लोग एक जैसा अप्लाई करें। इस मकसद के लिए सर्कुलर जारी होते हैं। अच्छा, सर्कुलर याद रखिएगा सब लोगों पे अप्लाई नहीं होता। ये चीजें लीगली ये आपको पता होनी चाहिए, ये ऐसे मैं सर नहीं खपा रहा। जो सर्कुलर्स होते हैं, अगर आपके कल को क्लाइंट का केस खुल जाता है, आपको पता ही नहीं है कि सर्कुलर फलां बंदे पे अप्लाई होता है, फलां पे नहीं होता, तो फिर वो बेकार है चीजें। अच्छा, ये बाइंडिंग सब लोगों पे होता है, लेकिन ये जो होता है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील, यानी कि जो बंदा अपीलों को सुन रहा होता है, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, उस पे ये अप्लाई नहीं होता। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? सेक्शन 214 में लिखा हुआ है। जब ये सेक्शन की बात करूं तो मैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देन आपका ये सर्कुलर लेटर्स भी होते हैं, जिसको गाइडेंस टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज बोलते हैं, बल्कि गाइडेंस के बजाय इसको आप सर्कुलर लेटर याद रखें। सर्कुलर लेटर FBR जारी करता है। क्यों FBR जारी करता है? ताकि वो असिस्ट कर सके, ताकि गाइड कर सके, ताकि इंस्ट्रक्ट कर सके किसको? इनकम टैक्स अथॉरिटीज को। यानी कि FBR ये वाला जो सर्कुलर जारी करता है, ये तो टैक्स पेयर के लिए भी होता है और ऑफिशियल्स के लिए भी होता है। लेकिन जो आपका सर्कुलर लेटर होता है, ये लाजमी तौर पे याद कर लें कि ये किन के लिए होता है। ये इनकम टैक्स अथॉरिटीज के लिए होता है, यानी कि FBR अपनी इंटरनल लोगों के लिए जारी कर रहा होता है। लेकिन सर्कुलर लेटर भी जो होता है, ये भी सब लोगों पे अप्लाई होता है, लेकिन ये कमिश्नर अपील पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। भाइयों, जाग रहे हो? जी जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, चलिए आप लोग बंद करें, आपकी तो आवाज ही बड़ी डिस्टॉर्शन आ रही है। क्वेश्चन पूछने के बाद म्यूट कर लिया करें ताकि वो ना डिस्टॉर्शन आए, ठीक है। अच्छा जी, सर्कुलर्स के बाद मैं आपको एक चीज बता दूं। ये तो मैंने आपको इनकम टैक्स, ये चीजें आपको इनकम टैक्स की बताई हैं, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा आपको सेल टैक्स का बताना है कि सेल टैक्स में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो सेल टैक्स का चीज नोट फरमा लें। सेल टैक्स के अंदर आपका सेल टैक्स ऑन गुड्स भी होता है, सेल टैक्स ऑन सर्विसेज भी होता है। सेल टैक्स ऑन गुड्स क्या है? आप कोई वाटर बोतल सेल कर रहे हैं, आप शुगर सेल कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज आप सेल कर रहे हैं, तो आपका उस चीज पे, उन गुड्स पे सेल टैक्स क्या लगे, ठीक है। लेकिन अगर आप सर्विस दे रहे हैं, आप एक लॉयर हैं, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आप सर्विस देते हैं, तो आपकी सर्विस पे भी सेल टैक्स लगता है। तो आपके लिए फिर दो किस्म का अलग अलग के कानून है। आपके गुड्स अगर बेचते हैं तो आपका सेल टैक्स एक्ट लगेगा 1990, ठीक है। अगर आप सर्विस सेल करते हैं तो उसके लिए अलग आपका हर सूबे का अपना अपना कानून, ठीक है। तो हर सूबे का जो कानून है ये 18वीं तरमीम के बाद आया था, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम गुड्स की बात करें, सेल टैक्स ऑन गुड्स, ठीक है, तो इसके भी आगे कुछ चार चीजें खुल जाती हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें आगे हैं? सबसे पहले तो आपका सेल टैक्स एक्ट 1990 है, ठीक है। यानी कि सेल टैक्स एक्ट जो है वो एक आपका लॉ है, वो सबसे पहले है। फिर उसके बाद उस कानून को सपोर्ट करने के लिए मजीद आपके रूल्स हैं, जो कि सेल टैक्स रूल 2006, ठीक है। इसमें प्रोसीजर बताए गए चीजों को। फिर देन आपके पास कुछ स्पेशल किस्म की एंटिटीज हैं कि उन्होंने सेल टैक्स कैसे कलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे कोई रिटेलर हो, कोई इलेक्ट्रिक पावर की कंपनी हो, कोई नेचुरल गैस की कंपनी हो,
कुछ और भी एंटिटीज लिखी हुई, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि वो एंटिटीज है जिससे शायद आपका वास्ता ना पड़े, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सेल टैक्स स्पेशल प्रोसीजर रूल्स भी हैं 2007 के, इसमें कुछ स्पेशल एंटिटीज दी गई हैं। आप लोग चाहें तो इन कवानीन को भी सर्च कर सकते हैं, मैं आपको शेयर भी कर सकता हूँ। तो इनके लिए अलग है। फिर आपका सेल टैक्स स्पेशल प्रोसीजर विद होल्डिंग रूल्स, यानी कि सेल टैक्स की विद होल्डिंग के बारे में कुछ रूल्स बने हुए हैं। यानी कि अगर हम इन चारों चीजों को कंबाइन करके पढ़ेंगे, ये हमने चीजें जब हम सेल टैक्स पढ़ेंगे तो इन्हीं चीजों को हमने डिटेल से पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपकी सेल टैक्स के मुतालिक है, सेल टैक्स ऑन गुड्स के मुतालिक है। फिर सेल टैक्स ऑन सर्विसेज की बात करूं तो आपको पता है कि आपके 4 सूबे हैं और 5वां आपका कैपिटल है, ठीक है। तो अगर इस्लामाबाद में सर्विसेज दी जा रही हैं तो ये तो फेडरल है इटसेल्फ, तो इसकी सर्विसेज का जो टैक्स है ये वफाकी गवर्नमेंट को जाता है, और इसके लिए कानून है जिसको आईसीटी टैक्स ऑन सर्विसेज बोलते हैं, और ये 2001 का ऑर्डिनेंस है, ठीक है। उसके बाद अगर आप सर्विस पंजाब में बैठे हुए दे रहे हैं तो पंजाब में बात नोट फरमा लें कि आपका पंजाब का एक कानून है पीएसटी ऑन सर्विस एक्ट, ठीक है, पंजाब सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, ठीक है। इसमें चीज आपको पता होना चाहिए कि एक कानून है जो सर्विस टैक्स एक्ट है, ठीक है, और उसके बाद उसके विदहोल्डिंग के अलग रूल है 2015 के। इस तरह सारे सूबों का अलग अलग कानून है और उनकी विदहोल्डिंग के रूल अलग हैं और उनकी अपनी अथॉरिटी है। पंजाब में पीआरए है, सिंध में एसआरबी है, केपीके में केपीआरए है, बलूचिस्तान में बीआरए है। ये वो रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं जो आपका टैक्स कलेक्ट कर रही हो, ठीक है, ये वाली अथॉरिटीज आपका टैक्स कलेक्ट कर रही है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपके साथ एक चीज डिस्कस करना जरूरी समझता हूँ, प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, यानी कि कानून साजी। अच्छा, ये वाली चीज क्यों आई? अच्छा, मुझे आप लोगों में से कोई साहब बताना पसंद करेंगे कि एक्ट वर्सेस ऑर्डिनेंस में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड ऑर्डिनेंस? जी, एक्ट पार्लियामेंट पास करती है, और अगर पार्लियामेंट इन सेशन ना हो तो इमरजेंसी नीड में प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। ठीक है, मजीद कुछ बताएंगे? जी, एक्ट का पास करने का प्रोसीजर लंबा है, वो दोनों हाउसेज में से गुजर के पास होता है, और ऑर्डिनेंस फौरी तौर पे इशू किया जा सकता है, प्रोसीजरली वो एक्सपीडाइट हो जाता है। ठीक है, मजीद कोई और अहम पॉइंट जो आप बोल रहे हो? ऑर्डिनेंस कोई सर्टेन टाइम के लिए होता है, कोई 120 डेज के लिए। शाबाश, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ओके, 120 डेज बाद क्या होगा? 120 डेज के बाद क्या होगा? जी, उसको अप्रूवल मिलनी पड़ेगी पार्लियामेंट से। अच्छा सर, अगर लेट्स सपोज अप्रूवल नहीं मिली देन इट सीजेस टू बी, ऑर्डिनेंस विल फेड आउट। ठीक है, जबरदस्त, आपने बिल्कुल सही बताया। सर यहाँ पे एक चीज बताएं, या ये जो आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हम बोले जा रहे थे, ठीक है, ये वाली चीज यहाँ पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, तो ये वाला मुझे बताएं कि ये क्यों अभी तक ऑर्डिनेंस है? सर, ऐसे ऑर्डिनेंस जिनको पार्लियामेंट बाद में एसेंट दे देती है तो वो उसका नाम ऑर्डिनेंस ही रहता है, लेकिन उसको पार्लियामेंट के अप्रूवल पे मिल चुकी है। ये कहाँ पे लिखा हुआ मेरे भाई? ये सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा हुआ है और वहाँ पे इसकी इजाजत मिली हुई है। अच्छा, तो नहीं, जब पार्लियामेंट की अप्रूवल हो जाएगी तो फिर तो ये एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा? नहीं, वो हो जाएगा, लेकिन इट विल बी स्टिल कॉल्ड एन ऑर्डिनेंस, इट विल बी नोन एज एन ऑर्डिनेंस, क्योंकि इट वाज बेसिकली एन ऑर्डिनेंस। अच्छा, तो नहीं, ये कौन सा ऑर्डिनेंस हो गया? मतलब ऑर्डिनेंस की अगर अप्रूवल भी होगी तो देन भी आप कह रहे हैं कि वो अप्रूवल के बाद भी ऑर्डिनेंस रहेगा? सर ऑर्डिनेंस 3 टाइप्स के होते हैं ना, तो वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ से मतलब इनिशिएट हुआ। शाबाश अगर वो शाबाश, गवर्नर की तरफ से हो तो 90 डेज होता है, प्रेसिडेंट की तरफ से हो तो 120 डेज होता है, और अगर वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से हो तो उसका आई थिंक कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, मतलब वो कंटिन्यू हो शाबाश, सकता है। बिल्कुल तो नशीन, आपने बिल्कुल फिर सही जो बताया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से है, इसलिए वो अभी तक कंटिन्यू है 2001 से। शाबाश, बिल्कुल आपने सही बताया नशीन, परफेक्ट, थैंक यू जी। नशीन ने बताया है कि 3 तरह के ऑर्डिनेंस होते हैं और इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट बताया है। सर इसमें एक यार आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, सॉरी, मैं आपको सुनने की फिर पोजीशन में नहीं हूँ। आवाज़ आपकी ठीक हो तो फिर हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम पार्टिसिपेशन का हमेशा इनकरेज करते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ रुक रुक के आ रही है। अच्छा, 3 तरह के आपके ऑर्डिनेंस होते हैं, ठीक है। एक आपके जो गवर्नर साहब
लाते हैं वो 90 डेज के लिए होता है, वो आपके रेलिवेंट प्रोविंस के लिए होता है। आपके पूरे पाकिस्तान के लिए 2 तरह के ऑर्डिनेंस आते हैं। एक वो ऑर्डिनेंस होता है जब आपका डेमोक्रेसी होती है, ठीक है, जब आपके इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है तो आपके प्रेसिडेंट साहब लाते हैं जो ऑर्डिनेंस, वो 120 डेज के लिए होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका मार्शल लॉ चल रहा है तो आपको पता है चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो लॉ लाएंगे उसके लिए कोई फिर 120 डेज वाली बात नहीं होती, ठीक है। तो क्योंकि ये वाला इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपके मुशर्रफ साहब लाए थे, ठीक है, तो इसके लिए आप फिर आपको पता है कि ये 120 डेज के बाद लैप्स नहीं होता, ठीक है। आप एक चीज़ ये नोट फरमा लें कि जो ऑर्डिनेंस होता है जो 120 डेज वाला होता है, इसका 120 डेज के बाद क्या क्या हो सकता है, या तो 120 दिन के बाद इसको अप्रूव कर लिया जाए, और अप्रूव कर लिया जाएगा तो ये ऑर्डिनेंस नहीं रहेगा, ये फिर एक्ट बन जाएगा, या 120 दिन के बाद इसको लैप्स होने दें, इसको खत्म होने दें। अगर हम तो जो जब ये 120 दिन ऑर्डिनेंस रहा, जो चीजें की हैं वो वैलिड है, लेकिन उसके बाद इसके तहत इस ऑर्डिनेंस के तहत कुछ चीजें हम नहीं कर सकते, या इसको फर्दर 120 डेज के लिए एक्सटेंड कर लें, ठीक है। यानी कि फिर मैक्सिमम हमारे पास 240 दिन हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली बात आप नोट फरमा लें। देन आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है, ये वाली चीज आपने नोट फरमानी है कि हम कहते हैं कि कानून साजी के लिए या तो हम देखते हैं कि नेशनल असेंबली सेशन में है कि नहीं, सेशन में होती है तो अगर मनी बिल होगा, जैसे अभी आपको पता होगा कि आपका जो अभी फाइनेंस एक्ट आया है वो मनी बिल है, यानी कि जो आपके टैक्सेस के मतलब जितने भी कानून होते हैं उनको हम कहते हैं मनी बिल। जो मनी बिल होता है वो लाजमी तौर पे नेशनल असेंबली से रूल होगा। आपको पता है आपका पाकिस्तान में कोई भी कानून बनेगा तो वो मजलिस शूरा या पार्लियामेंट से बनेगा जिसको बोलते हैं। उसमें 3 ऑर्गन आते हैं, सेनेट होता है, नेशनल असेंबली होती है, और आपके प्रेसिडेंट साहब होते हैं। इन जगहों से पास होने के बाद कोई भी कानून एक्ट बनता होता है या लॉ बनता होता है। और याद रखिएगा कोई सा भी कानून आपका हो, कोई सा भी, तो वो कहीं से भी ओरिजिनेट हो सकता है। यानी कि मनी बिल के अलावा आपका कोई सा भी बिल है, वो हरासमेंट के मुतालिक हो, वो आपका चाइल्ड प्रोटेक्शन के मुतालिक हो, वो किसी भी चीज़ के मुतालिक हो, तो आप चाहें तो सेनेट इसकी तजवीज़ वो रख दे कि यार ये वाला कानून हमने बनाना है, या फिर आपका नेशनल असेंबली रख दे, ठीक है। अमादुद्दीन साहब ये मेहरबानी करें थोड़ा सा, अब लाइनें मारने में लगे हुए हैं। सेनेट से या नेशनल असेंबली से कहीं से भी, यानी कि अगर सेनेट ने स्टार्ट किया, सेनेट से अप्रूवल के बाद वो नेशनल असेंबली में जाएगा, नेशनल असेंबली से अप्रूवल के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। लेकिन अगर आपका फिस्कल लॉ हुआ, आपका वो फाइनेंस एक्ट हुआ, ठीक है, तो फिर लाजमी तौर पे नेशनल असेंबली से रिलेट होगा, फिर सेनेट को भेजा जरूर जाएगा लेकिन सिर्फ रिकमेंडेशन के लिए, देन प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद वो प्रॉपर फाइनेंस एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो हमने कहा फिर 2 तरह के कानून आ गए, मनी बिल एंड अदर देन मनी बिल, ठीक है। तो आपका मनी बिल नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट होना है, ऑल अदर बिल वो सेनेट से या नेशनल असेंबली से कहीं से भी ओरिजिनेट हो सकते हैं। फिर जो अदर बिल्स हैं लाजमी तौर पे सेनेट से नेशनल असेंबली से अप्रूवल के बाद प्रेसिडेंट के पास आएंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट साहब हो सकता है कि उसकी असेंट फौरी दे दें, असेंट दे दी तो वो एक्ट या लॉ बन जाता है, या फिर ये कह रहे हैं कि वो वाले फिर क्या करें, उसको ज्वाइंट सेशन के लिए, ज्वाइंट सिटिंग के लिए वापस दे दें। ये प्रेसिडेंट साहब की पावर्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर नेशनल असेंबली वो मनी बिल हुआ तो नेशनल असेंबली से पास होने के बाद सेनेट से सिर्फ रिकमेंडेशन लेनी है और फिर सीधा प्रेसिडेंट साहब के पास। अगर आपकी नेशनल असेंबली सेशन में ना हुई, ठीक है, तो फिर आपके प्रेसिडेंट साहब के पास पावर्स हैं। प्रेसिडेंट साहब के पास जो पावर्स हैं वो क्या है कि ऑर्डिनेंस ले आए। ऑर्डिनेंस का मैंने आपको बता दिया 120 दिन के बाद या लैप्स होने दो, अप्रूव कर लो, ठीक है, या फिर उसको लैप्स भी नहीं होने देते, अप्रूव भी नहीं होने देते तो 120 दिन के लिए एक्सटेंड कर लो। और उसके बाद आपको नेशनल असेंबली एंड सेनेट से इसको अप्रूव करवाना है। अप्रूव करवाने के बाद फिर अगेन ये बाकायदा, क्योंकि यहाँ से पहले अप्रूव हो गया था प्रेसिडेंट साहब से, इन दोनों से अप्रूव हो गया तो ये भी एक्ट या लॉ ही बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है जी? जी अमरीन, क्या मसला आ रहा है, कहाँ पे मुझे बताइएगा। ये पूरा कह रही हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नेशनल असेंबली सेशन में हुई या सेशन में ना हुई, सेशन में ना हुई तो प्रेसिडेंट साहब ले आएंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट साहब जो कानून लाते हैं उसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं। इसका टाइम 120 दिन के लिए होता है, ठीक है। 120 दिन के बाद क्या होगा, या तो इसको अप्रूव कर लो, अप्रूव कर लिया, अप्रूव कहाँ से करवाना है, अप्रूव से मुराद ये नेशनल असेंबली एंड सेनेट से अप्रूव करवाना है। नेशनल असेंबली या सेनेट से आपने अप्रूव करवा लिया तो ये भी लॉ बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। या फिर 120 दिन के बाद इसको कैंसिल होने दो, एक्सपायर होने दो, ठीक है, लैप्स होने दो, या फिर 120 दिन के बाद मजीद 120 दिन के लिए एक्सटेंड कर लो। ये चीज़ हो सकती है। और दूसरी साइड में दूसरी बताइए, और आप कौन सा पॉइंट क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। जी सर पीटीआई के दौर में जो है वो सेनेट में उनकी माइनॉरिटी थी, तो वो कैसे बिल पास करवा लेते थे फिर? नहीं, उधर वोटिंग होती है ना, जब वोटिंग होती है तो मेरे भाई क्यों नॉर्मल आप कह लें कि कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा बाकी
सारे तो नॉर्मल आपको पता है वो वोटिंग से पास हो जाते हैं, ठीक है। तो बाकी कैसे कानून साजी हो रही है, अभी भी हो रही है, आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं, ठीक है। वहाँ पे बगैर वोटिंग के कोई भी कानून पास नहीं हो रहा था, सारे कानून वोटिंग से ही पास हो रहे थे और अभी भी वोटिंग से ही पास होते हैं जो भी होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बगैर वोटिंग के अप्रूवल हो जाती। अच्छा जी, आगे आपको एक चीज बता दूं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है इसमें टैक्स देना तो हम हर बंदा पढ़ लेगा, यार इतना टैक्स बनता है, इतना टैक्स दो, लेकिन आपको कुछ चीजें, चंद चीजें पता होनी चाहिए। वो चीजें क्या पता होनी चाहिए, वो जो जरूरी हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कुछ माफियां, तलाफियां, कुछ टैक्स कंसेशन, कुछ टैक्स बेनिफिट्स डिस्कस हुए हैं, जिनका आपको पता होना बहुत जरूरी है। दो तरह की माफियां होती हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, एग्जम्पशंस एंड कंसेशन। दोनों में फर्क क्या है? एग्जम्पशंस ये होती हैं कि आपकी टोटल इनकम ही माफ, यानी कि टोटल इनकम पे आपने कोई टैक्स देना ही नहीं है। इसको हम बोलते हैं कि आपकी इनकम टैक्स से एग्जम्पशन है। क्या है? इनकम टैक्स से एग्जम्पशन। सेक्शन 41 से लेके सेक्शन 51 आपका जो है ये आपको रहनुमाई देता है उन चीजों की जहां जहां से आपकी इनकम आएगी तो आपने कोई टैक्स देना ही नहीं, ठीक है। आपकी इनकम एग्जेम्प्ट। उसके बाद सेक्शन 41 से लेके 51 के बाद आपका सेक्शन 102 है जो आपको बताता है कि आपकी जो इनकम होगी उस पर आपका कोई टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स नहीं, ठीक है। देन हम आपका ये जो शेड्यूल का लिखूंगा ना, मैं आपको खोल के ढूंढ के बताया करूंगा कैसे देखते हैं, ठीक है, रास्ता बताऊंगा। आगे एग्जामेशन की बात करें तो आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, उसके शेड्यूल है, ठीक है। आपको मैंने बताया था 14 शेड्यूल है, 14 शेड्यूल है। उन 14 शेड्यूल में से जो सेकंड शेड्यूल है और उसके आगे पार्ट्स बने हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। जो पार्ट 1 है उसके अंदर वो इनकम लिखी हुई है जिन पे आपने कोई टैक्स नहीं देना होता, टोटल इनकम ही, ठीक है। ये आपको ढूंढ के मैंने बतानी है कि हाउ विल बी परसेंटेज, ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज बता लें कि ये तो एग्जाम्पशन की बातें होती है। एग्जाम्पशन के बाद आपको पता होना चाहिए कंसेशन की बात आती है। जो कंसेशन है, याद रखिएगा, कंसेशन के बारे में आपका मोस्टली आपके जो सेकंड शेड्यूल है वही डील करेगा। एक शेड्यूल के अलावा कुछ सेक्शन में लिखते हैं कौन कौन सी चीजें, रिडक्शन इन रेट्स। अब जो सेकंड शेड्यूल है इसका पार्ट 2, पार्ट 1 तो यहाँ पे डिस्कस हो गया, जो पार्ट 2 है ये बताएगा मिसाल के तौर पर, अब रेट्स की बात है कि सब कंपनियों के लिए 15% टैक्स है, लेकिन जो फलां कंपनी होगी वो 5% टैक्स देगी। ये कौन सी फलां कंपनी होगी, इसके लिए हमने सेकंड शेड्यूल को खोलना है, उसके पार्ट 2 को ढूंढना है, ठीक है। ये अगर मैं आपके सामने ढूंढ भी दूं, ठीक है, अभी मैं आपको हाई लेवल पे बताऊंगा, लेकिन डिटेल में चीजें बाद में हो सकती है, बात है। ये देखो, लेट्स सपोज शेयर करता हूँ आपके साथ स्क्रीन। ये कानून उन लोगों के लिए है जो कानून को समझना चाहते हैं, वरना प्रैक्टिकल तो सारी चीजें होंगी, लेकिन कानून जो प्रॉपर कंसल्टेंट बनना चाहते हैं। अच्छा, सेक्शन 242, यहाँ पे आपका कानून खत्म हो जाता है। कोई भी कानून हो पाकिस्तान का, ठीक है, उसमें जब आपके कानून खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 242 सेक्शन के बाद कानून खत्म हो गया। इसके बाद शेड्यूल आएंगे, ठीक है। शेड्यूल जो है इसमें देखो, जो फर्स्ट शेड्यूल है ये रेट ऑफ टैक्सेस को डील करता है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ये रेट ऑफ टैक्सेस को डील करता है, अभी मैं नहीं बता रहा, ठीक है। ये रेट ऑफ टैक्सेस को डील करता है, ठीक है। अच्छा जी, ये रेट ऑफ टैक्सेस को डील कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेकंड शेड्यूल पे हम जाते हैं, ठीक है। सेकंड शेड्यूल ये नीचे आएगा जहां पे फर्स्ट शेड्यूल एंड हो जाएगा, ठीक है। शहजाद भाई ख्याल करें। अच्छा, ये आ गया सेकंड शेड्यूल, ठीक है। सेकंड शेड्यूल में मेरा भाई ये डिफरेंट किस्म के नोट फरमा लें, डिफरेंट किस्म की एग्जाम्पशन आपकी डिस्कस हुई हुई है, ठीक है। ये टैक्स आपका जो सेकंड शेड्यूल है इसमें एग्जाम्पशन, ये पार्ट 1 है, एग्जाम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम, यानी कि वो अदारे, वो कंपनियां, वो लोग जिनकी टोटल इनकम पे टैक्स ही नहीं, ठीक है। फिर ये पार्ट 1 के बाद हम जब आगे चलते जाएंगे आगे पार्ट 2 आ जाएगा, ठीक है। पार्ट 1 के बाद इसका पार्ट 2 आ जाएगा। लेट्स सपोज अभी इसकी क्लासेस चल रही है, ठीक है। इसमें कुछ डिलीट भी हो गई हैं, ये मैंने आपको बताया था कि सेकंड शेड्यूल में कभी भी चेंजेस हो सकती हैं, ठीक है।
अच्छा जी, अब ये देखो पार्ट 2 आ गया, रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, ठीक है। और रिडक्शन इन टैक्स रेट्स इधर क्या होगा कि किसी भी बंदे का टैक्स रेट सब लोग का जी इतने % होगा, लेकिन फलां कंपनियों का इतने % होगा। ये चीजें मैं आपको बढ़ाऊंगा बाकायदा, ठीक है। अच्छा ये देख लें, ये मैंने बेयर लॉ खोला हुआ है आपके सामने। उसके बाद आपको बताता चलूं कि आपके पार्ट 2 में रेट्स की कंसेशन के बारे में डिस्कस हुआ हुआ है, लेकिन जो आपकी कुछ लाइबिलिटीज की रिडक्शन होती है, यानी कि सब लोगों ने टैक्स जी आपका 50% देना, वो देना है जी 100 रुपए देना है, लेकिन जो टीचर होगा उसने 25% कम टैक्स देना है, यानी कि उसकी जो लाइबिलिटी होगी 25% भी नहीं, जो उसकी लाइबिलिटी होगी उसकी लाइबिलिटी में से हम इतनी लाइबिलिटी कम कर देंगे, यानी कि उसकी टोटल लाइबिलिटी का 25% कम हो जाएगा। अभी ऐसी जो चीजें हैं ये आपका सेक्शन 4 का 3 और सेक्शन 103 बता रहा होता है, और फिर आपका सेकंड शेड्यूल का पार्ट 3 बता रहा होगा, ठीक है। यानी कि लायबिलिटी किसी बंदे की जो टैक्स पेबल बनता है वो कम किया जाए, यहाँ पे रेट कम लगेगा, यहाँ पे कह रहा है टैक्स पेबल कम करो, और यहाँ पे फिर तीसरे नंबर पे आता है एग्जम्पशन फ्रॉम स्पेशल परमिशन। एग्जम्पशन फ्रॉम स्पेशल परमिशन का मतलब है कि फलां कंपनी पे हमने ये वाला टैक्स लगाना ही नहीं है। मिसाल के तौर पे जो सोलर का कंपनियां काम करती होंगी उनसे ये मिनिमम टैक्स ना लो, फलां कंपनी से ये वाला टैक्स ना लो, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें हैं मिर्जान, फिर आप एक चीज नोट फरमा लें कि ऐसी चीजों के बारे में आपका जो सेकंड शेड्यूल है उसका पार्ट 4 आपको बता रहा होगा कि किसी कंपनी पे कोई चीज अगर एप्लीकेबल नहीं होती तो। जी बताइएगा, आवाज सब लोग को क्लियर आ रही है? सर जी ये बिल्कुल रिडक्शन ठीक इन है। लायबिलिटीज है, जी तो जी ये जी ये रिडक्शन इन लायबिलिटीज पनिशमेंट अगर हो गई है कि हमने अपना एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया और हमें पनिशमेंट मिली है, उसमें कोई कंसेशन हो सकता है? नहीं नहीं, ये उसके बारे में नहीं है, ये रिडक्शन इन अच्छा, टैक्स लायबिलिटी से मुराद ये है कि टैक्स पेबल में कमी, ठीक है। वो जो आपको लायबिलिटी है, आपके फाइन या वो डिफॉल्ट सरचार्ज या आपके पेनल्टी लगती है, सेक्शन 182 में पेनल्टी लगती है, सेक्शन 205 में डिफॉल्ट सरचार्ज लगता है, तो उसको आप वो डिस्कशन वो कर सकते हैं। इसके लिए केस लॉज भी हैं। केस लॉज क्या है कि आपने बेंजरिया एस्टेब्लिश ना हो, ठीक है, जो कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं, ठीक है, तो आप कह लीजिए कि अगर मेंजरिया एस्टेब्लिश हो गया तो देन तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, लेकिन मोस्टली हमारी कोशिश ये होती है कि हम कहते हैं कि हमारे माइंड में कोई ऐसी चीज नहीं थी कि हमें टैक्स को सेव करना है, ठीक है। अच्छा जी, सर ये वर्ड वापस यूज करेंगे, बेंजेरिया? हाँ मेंजरिया ये एक लॉ की टर्म है, ये बाकी लोग जानते हैं, ठीक है। ये मेंजरिया क्या है कि आपकी नेगेटिव इंटेंशन किसी चीज के पीछे, ठीक है। अच्छा जी, थैंक यू। जी थैंक यू। अच्छा जी, बहुत इशू आ रहे हैं। इफ्तिखार भाई किस चीज के इशू आ रहे हैं? आपकी तरफ आपकी आवाज हमें सुनाई नहीं देती थी, आपकी तरफ नेट का कोई इशू है मेरी जान? हमारी तरफ कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, फिर आपको मैं एक चीज बता दूं, ये एग्जाम्पशन एंड कंसेशन को अलग अलग क्यों रखा गया, क्या वजह बनी कि आपके एग्जाम्पशन एंड कंसेशन को अलग अलग रखा गया, ठीक है। अच्छा बोर तो नहीं हो गए भाई आप लोग? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं, बड़ा अच्छा जा रहा है। अच्छा अच्छा जा रहा है, चले फिर सही है। अच्छा जी, ये एग्जाम्पशन एंड कंसेशन को अलग अलग रखने की वजह ये बनी, मैंने आपको एसआरओ का बताया है। एसआरओ के जरिए जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है, ये क्या कर सकती है, कभी भी सेकंड शेड्यूल के अंदर सेक्शन 53 सब सेक्शन 2 इजाजत देता है, जो आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का है, वो इजाजत देता है फेडरल गवर्नमेंट को कि एसआरओ जारी करो और इस सेक्शन का सहारा लो और ऐड, ओमिट या मॉडिफाई कर दो किस चीज को, जो आपकी क्लासेस हैं, किस चीज की क्लासेस हैं आपके सेकंड शेड्यूल की। सेकंड शेड्यूल के अंदर जो पॉइंट्स लिखे होते हैं, हर एक पॉइंट को क्लास बोला जाता है। तो कितनी क्लासेस को निकालना है, कितनी क्लासेस को, नई क्लासेस को ऐड करना है, कितनी क्लासेस को ओमिट करना है, कितनी क्लासेस को मॉडिफाई करना है, फेडरल गवर्नमेंट कैन इजीली डू दिस बाय इशूइंग एसआरओ, ठीक है। लेकिन एक चीज आप नोट फरमा रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के पास इतनी पावर्स नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट ने वो वाली पावर्स डेलीगेट की हुई हैं टू एफबीआर। एफबीआर फिर वो जो एसआरओ जारी कर रहा होता है, आपको मैंने बताया सेक्शन 237 के तहत, फिर सारे एसआरओ को नेशनल असेंबली में पेश किया जाता है साल के एंड पे, और उनकी अप्रूवल ले ली जाती है यकमुश्त या एक ही दफा में। जब उनकी अप्रूवल ले ली जाती है तो ऐसे ही मान लिया जाता है कि वो फेडरल गवर्नमेंट ने वो वाले एसआरओ जारी किए हैं, ठीक है। फिर याद रखिएगा कि 2015 के बाद जो फाइनेंशियल ईयर था, ठीक है, फिस्कल ईयर था,
उस फिस्कल ईयर के बाद जितने भी SRO जारी होते हैं, सारे के सारे SRO उस साल, जिस साल के जारी होते हैं, उसके अप्रूवल के बाद उस साल के लिए वो खत्म हो जाते हैं। अगले साल के लिए अगर उस SRO को अप्लाई करना होगा तो दोबारा से अगले साल उसको नेशनल असेंबली के सामने प्लेस किया जाएगा। यानी कि SRO की जो 2015 के बाद आएगा उसकी वैलिडिटी क्या होगी? उसकी वैलिडिटी 1 ईयर होगी। ठीक है मेरा भाई? अच्छा जी, देन आपको एक चीज बता दूं, आपका जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है इसके प्रेम्बल के बारे में बता दूं। प्रेम्बल क्या है? किसी भी कानून के अंदर जो प्रेम्बल होता है, जो दिबाचा होता है, ये बताता है कि ये कानून आया क्यों, इस कानून आने की वजह क्या है, इस कानून को मार्केट में लाया ही क्यों गया। ठीक है, तो मेरा भाई एक चीज ज़हन में रख लें कि ये जो ऑर्डिनेंस होता है, ठीक है, ये जो हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, इसके आने की वजह के आने से पहले हमारा कानून था 1979 का। ठीक है, 2001 में ये कानून आया। ठीक है, जो आपका 9/11 का इंसिडेंट था उसके 3 दिन बाद ये हमारा ऑर्डिनेंस आया था। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ था कि ये वाला ऑर्डिनेंस 2001 का आके बोलता है, ये वाला ऑर्डिनेंस कहता है कि मैं आया हूँ ताकि पुराने लॉ को कंसोलिडेट किया जाए, अमेंड किया जाए। वो वाला लॉ रिलेट करता है, ये वाला कानून बोल रहा है 2001 का, वो वाला लॉ रिलेट करता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक और इनकम टैक्स के मुताबिक, और उसके कुछ कनेक्टेड मैटर्स के मुताबिक। कनेक्टेड मैटर से क्या मुताबिक? क्या रिटर्न पे फाइल करना, आपके इनकम टैक्स ऑडिट का होना, आप लोगों से रिकवरियां लेना, आपसे आपके ऊपर पेनल्टियां लगाना, आप अपील कैसे कर सकते हो उसके बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी FBR की उसके बारे में। यानी कि ये कानून बता रहा है कि मैं आपको बताऊं कि ये मैं इनकम टैक्स के मुतालिक हूँ, मैं पुराने कानून को अमेंड कर रहा हूँ और इनकम टैक्स के जो कनेक्टेड मैटर्स हैं उनके मुतालिक हूँ। कनेक्टेड मैटर्स में इसने कुछ चंद चीजें लिखी हुई हैं, कौन कौन चीजें हैं। ठीक है, फिर देन इसने आपको बताया कि मैं आपको बता दूं, ये आपका कानून 2001 का बता रहा है, कह रहा है कि एक चीज नोट फरमा लो कि आपका ये वाला जो कानून था 1979 का, इस कानून के तहत 1979 के तहत कुछ SRO, कुछ सर्कुलर लेटर जारी हुए होंगे जो 2000 और 1979 के कानून के तहत जारी हुए होंगे। तो वो कहता है कि याद रख लो कि वो वाले SRO सर्कुलर्स भी इस कानून के आने के बाद जारी तो पुराने कानून के मुताबिक हुए हैं, लेकिन स्टिल वो एप्लीकेबल हैं, अप्लाई होंगे। मैं अभी आपको ये पढ़ा के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो सेक्शन 239 ने आके बताया सेविंग के बारे में। अब सेविंग क्या होती है, चलो ये भी बता दूं। सेविंग ये होती है जब एक नया कानून आता है तो अगर वो किसी पुराने कानून की जगह पे आ रहा हो तो वो बताता है कि पुराने कानून के साथ आपने क्या सलूक करना, क्या पुराना कानून स्टिल एप्लीकेबल होगा, क्या पुराने कानून का कुछ पोर्शन एप्लीकेबल होगा, या सारा पुराना कानून बिल्कुल फारिग हो जाएगा। ठीक है, तो इसने आके बताया, इसने कहा मेरे भाई जो आपका पुराना कानून था, हालांकि ये 2001 में आ गया था, लेकिन इसने कहा जो 30 जून 2001 की रिटर्न होगी, 2002 की होगी, ये वाली RO रिपील्ड ऑर्डिनेंस के तहत ही आपकी रिटर्न सबमिट होगी, पुराने कानून के मुताबिक सबमिट होगी, नए कानून के अकॉर्डिंग रिटर्न सबमिट नहीं होगी। किसने आके बोला? आपके इस ऑर्डिनेंस ने आके बोला, आके बोल दिया। फिर उसने दूसरा पॉइंट ये बोला, उसने कहा ये आगे क्लासेस भी लिखी हुई, याद रखिएगा, सब सेक्शन में लिखी हुई, ये 239 में लिखा हुआ है। 239(9)(10) में इसने आके लिखा जो सर्कुलर और सर्कुलर लेटर जारी हुए हैं 1979 के कानून के अकॉर्डिंग, अगर वो मौजूदा कानून के अगेंस्ट या इनकंसिस्टेंट नहीं है, वो वाले भी अप्लाई होते रहेंगे। ठीक है, फिर इसी कानून ने आके बताया कि आपका जो कानून वो SRO जारी हुए, यहाँ पे सर्कुलर और सर्कुलर लेटर्स की बात हुई और यहाँ पे SRO और नोटिफिकेशन की बात हुई। जो पुराने नोटिफिकेशन जारी हुए हैं वो जारी रहेंगे, वो एप्लीकेबल रहेंगे इस कानून के अकॉर्डिंग भी, अनलेस के उनको मॉडिफाई कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए या विथड्रॉ कर लिया जाए, FBR उनको रिकॉल कर ले, वापस मांग ले, ठीक है, वापस कर ले, तो देन वो वाली चीजें अप्लाई नहीं होंगी। ठीक है, तो ये वाली चीजें थी जो आपके साथ में हल्की सी डिस्कस करना चाह रहा था। ठीक है, तो बाकी हम इंशाल्लाह अपनी पहली क्लास कल से करेंगे। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा इनसाइट्स दिए कि हम पढ़ कैसे रहे हैं। ठीक है, फास्ट देखिए साहब SRO पूछ रहे हैं, फास्ट साहब हमने इसको पहले पढ़ा है। ठीक है, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स भी बोलते हैं और इसको स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर्स भी बोलते हैं और इसको कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ द लॉ। ठीक है, अच्छा जी, अब ये चीजें थी थोड़ी सी इनसाइट्स से लीगल इनसाइट्स। ठीक है, कि लॉ को अगर आपने कंसल्टेंसी प्रॉपर करनी है तो लीगली आपने कैसे चलना है। कल मैं आपको इंशाल्लाह थोड़ा सा लॉ और थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कल हमारी दूसरी क्लास होगी। जी अरुण साहब, अरुण यूसुफ, बहुत शुक्रिया सर आपका। अमरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। ठीक है, और अगर अब आप लोग जो क्वेश्चन है यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, लेकिन
चंद मालूमात और नताइज को उसको तदरीस कराची को मद्देनजर रखा जाए जैसे चैम्बर ऑफ लाहौर का। जी आपको इंशाल्लाह ये इस तरह से बताया जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ये गैलेक्सी A20 जो भी है, ठीक है, तो आपको इस तरह से कराची में, बल्कि आप फेस टू फेस भी क्लास लेना चाहें तो आप उधर क्लास हमारी ले सकते हैं कराची में, क्लिफ्टन ब्लॉक 7 में, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको इस तरह से एक आइडिया दिया जाएगा, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बताया जाएगा, ठीक है। कोई रेफरेंस बुक, फातिमा मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो रेफरेंस बुक है मैं आपको कोई CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बुक सजेस्ट करूंगा, ठीक है, वो फिर मैं आपको कल बता भी दूंगा। उसको इसलिए फॉलो करना है कि वजह यह है कि आपको बाकी जितनी मार्केट में किताबें मिलती है मैं उससे मुतमिन नहीं हूँ, ठीक है। ये चीज़ें जब अब तक आपकी लॉ की स्टैंडिंग नहीं है ना, आप चीज़ों को नहीं समझते, आप कहते हैं मैंने पढ़ना नहीं, उसे प्रैक्टिस करनी है, तो सॉरी आपको कोई फायदा नहीं है प्रैक्टिस करने का, आपने अगले बंदे की वो बैंड ही बजा के रख देंगे जिसका काम करेंगे। तो बेहतर ये है कि चीज़ों को पहले समझें, फिर समझ के प्रैक्टिस करें, फिर आपको इंशाल्लाह कभी भी आप मार नहीं खाएंगे, ठीक है। असद भाई का भी बहुत शुक्रिया, मुबीन भाई और यामीन, और जी इतने कमेंट्स आप लोगों ने कर दिए हैं, मैं 1 to 1 सब का शुक्रिया अदा करता हूँ जी, इतनी तारीफों के लिए और इतनी पजीराई के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अपना अफनान भाई आपका सर्टिफिकेट फ्रॉम व्हाट डू जी, अफनान भाई जो FBR का सर्टिफिकेट है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग झूठ बोलने का फायदा नहीं है, और वो सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको मुकम्मल वो असिस्टेंस और रहनुमाई देंगे। एक सर्टिफिकेशन है हमारे कॉलेज की और एक सर्टिफिकेशन है FBR की, ठीक है। FBR की सर्टिफिकेशन FBR देते हैं, हमारी उसमें कोई फीस नहीं होती, उसमें एक्सपीरियंस लेटर आपको कॉलेज दे देगा, उसके बाद आपको जो चीज़ें हैं वो हम सिखा देंगे, ठीक है। बाकी आपकी थ्रस्ट है कि आप मुझसे कितना पूछते हैं, ठीक है। जितना आप पूछेंगे मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्लास के अलावा भी कॉल करेंगे, आपकी इन चीज़ों से हट के भी आप पूछेंगे कि हमें जी फलां चीज़ रहनुमाई करें, फलां चीज़ करें, मैं आपको जरूर गाइड करूंगा, ठीक है। लेकिन आपको खुद भी थोड़ी सी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक मेरी वो स्टडी है जो मैं पढ़ाऊंगा, और एक वो स्टडी है जो आपने टाइम देना है। अगर वो मेरी स्टडी पे सिर्फ रहेंगे तो शायद फिर भी उस चीज़ें नहीं चलेगी। लेट्स सपोज आज आपको लगता होगा मैं थोड़ी चीज़ें बताई हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने आपको एक पूरा ओवरव्यू दिया है वो आपकी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, ठीक है। फिजिकल क्लास कब से स्टार्ट है कराची में? कराची में मेरा ख्याल है जी 15 जुलाई से क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है। कंपनी का स्टेटस चेंज करके तरीका बताइएगा उसमें। जी जी आम रहमान भाई आपको बता देंगे। सर आई एम फ्रॉम कराची, थिंक फिजिकल क्लासेस बेस्ट है। जी जो कराची के लोग हैं या इस्लामाबाद के लोग हैं, फिजिकल क्लासेस का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। अच्छा फिजिकल क्लास का आपसे बता दिया। तो आपके वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा है, थैंक इस कोर्स के बाद हम क्या सर्च करेंगे। ये अनस भाई सॉरी सर, एक चीज बता दीजिए कि इस्लामाबाद में फिजिकल क्लास कब से शुरू होगी सर? फिजिकल क्लास इस्लामाबाद में इधर भी 15 जुलाई को है, इस्लामाबाद में भी, ठीक है। ब्लू एरिया में कैंपस है, ठीक है। तो ये आप जो कोऑर्डिनेटर है उनसे बात कर लीजिएगा। अच्छा तो सर क्या ऐसा मुमकिन है कि जब तक फिजिकल क्लास नहीं शुरू होती हम आपको देखते रहें और आपके से महजूज होते रहें? नहीं, मैं अपने आप को नहीं दिखाऊंगा, मैंने पर्दा किया हूँ। ठीक है। अस्सलाम जी कोई वालेकुम। मसला नहीं। जी वालेकुम जी जी, बस सलाम का जवाब हो गया, पूरी नेकियां मिल गई हैं आपको बिग फॉर्म इंडक्शन में हेल्प। जी शाजिया आप मेरे से थोड़ी पर्सनल 1 to 1 असिस्टेंस अस्सलाम ले सकती वालेकुम। हैं। सर जी सर एक दो सवाल पूछने थे। पहली बात तो ये कि क्या अब हमें LLB करना पड़ेगा, लॉ पढ़ना पड़ेगा? नहीं, अगर आप जिशान साहब मेरी बात सुने, प्रैक्टिकल भी चीजें होगी। अगर आपको लॉ का शौक नहीं है, आप लॉ नहीं पढ़ना चाहते, आप ना पढ़ें, ठीक है। मैं तो रिकमेंड ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ, लॉ के साथ लिंक नहीं ना करेंगे। मेरी बात सुनो, आप कोई चीज कर लोगे लेकिन आपको बैक एंड पे पता नहीं होगा कि चीज है क्या, फिर फायदा नहीं है। कि अगर आप चाहते हैं कि जी मैं सिर्फ वैसे ही करना चाहूँ, मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ, वरना मैं आपको कहूँगा नहीं नहीं, आपको अगर आपको पता है ये अभी आप लोग बैठे हुए हो तकरीबन 62 लोग, ठीक है। अभी क्लास के स्टार्ट में ये लोग पता है कितने बैठे थे, कुछ 75 के करीब, जो लॉ की वजह से भाग गए, ठीक है। वो लोग अच्छे कंसल्टेंट बन नहीं सकते, ये नहीं मैं कह रहा, सारे लोग मेहनती होंगे, ठीक है। जब तक आपको चीज का पता ही नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप क्या करोगे डिलीवर, ठीक है। सर जो आरिस है, आरिस उस पे भी प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोग? बिल्कुल पढ़े, लेकिन प्रैक्टिकल यहाँ से देखें कि आपकी बुक जरूर पढ़ें। जी आप पूछे भाई जो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं। यार ये फिर ना आइरिस पे जाके सर प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोग?
जी मेरी जान, आईरिस पे बिल्कुल मैंने ये आपके साथ जुबान की है, आईरिस पे भी जाऊंगा, SCCP की वेबसाइट पे भी जाऊंगा, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल पे भी जाऊंगा, ठीक है, ये चीजें आपको भाई इधर से खोल के करवाऊंगा, ठीक है। सही है सर कुछ बुक वगैरह शेयर करेंगे PDF में जो हम सर पढ़ लें? सारी चीजें आपको लॉ वगैरह, बल्कि मैं शेयर नहीं करूंगा, आपको ढूंढना बताऊंगा कि आपने ढूंढना कैसे है, कहाँ से डाउनलोड करना है और उसको कैसे करना है, ठीक है, आपको रस्ते बताऊंगा, ठीक है। सवाल करके प्लीज म्यूट कर दिया और ये करें कैश और की बुक क्या है डिस्टॉर्शन जो ना बार बार करें। इशू हो रहा है? जी कैश की बुक क्या है, ये जो कह रहे हैं ना ग्रुप में मैसेज में, कैश करना क्या है? और यार ये सीए के कुछ बच्चे हैं जो सीए इंटर की एक बुक होती है कैफ, ठीक है, उसका नाम होता है सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ठीक है, वो एक उनका सब्जेक्ट है, उसका वो नाम कहते हैं, और मैं वही आपको बुक भी सजेस्ट करूंगा क्योंकि वो बड़ी अच्छी बुक्स हैं, ठीक है, और आपके साथ वो शेयर भी कर देंगे, उन्हीं को हम फॉलो करेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, बाकी कोई क्वेश्चन है कहते हैं? क्या है सर? सर ऑर्डिनेंस 2001 ही लेना है ना? जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ही लेना है, ठीक है। सही है। अच्छा जी भाई, एक मिनट जो है ना, अब बाकी हैंड रेज करें, अनम्यूट ना करें, मैं पहले जो जिन्होंने मैसेज राइट करके किया हुआ ना क्वेश्चन, मैं उनको भी देख लूँ साथ साथ, उन लोग के क्वेश्चन पे पीछे रह जाएंगे, वो नाराज होंगे फिर, ठीक है। सर एक आखिरी सवाल है, हम इससे कितना कमा सकते हैं? भाई जान, मैं वो आपको उनकी तरह जो फ्रीलांसर होते हैं वो कहते हैं 6 डिजिट कमाई करो, ये करो वो करो, वो नहीं कह सकता, लेकिन ये आपकी स्किल और आपकी काबिलियत और आपके इंटरेस्ट पे है, और आप काम कितना आगे वो करना चाह रहे हैं, मतलब ना मिसाल के तौर पे आपके पास काम आपको आता है, आपके पास काम है ही नहीं, कई लोग ऐसे मेरे पास आते हैं वकील, यकीन करें कि उनको काम नहीं आता होता, लेकिन उनके पास वैसे काम होता इतना है करने को कि वो बस थोड़ा सा सीखते हैं और वो कमाई पे लग जाते हैं। कई लोग ऐसे भी आते हैं बेचारे, उनके पास काम नहीं होता, ठीक है, लेकिन वो ये कह लें कि चीज़ें सीखते हैं, लेकिन उनके पास 2-4 रिटर्नें आ गई, कहीं कंपनी से वो बनाने को आ गई, कुछ ना कुछ आता रहता है। अब ये कह लें कि अगर आप चीज़ सीख जाते हो ना, कल को कोई कहता है यार मैंने कंपनी बनानी है, आप उसको कंपनी बना के दे दोगे, ठीक है, आप उसका 20,000 लो, आपका 30 लो, आपका 40 लो, आपकी मर्जी है। तो बंदा आता है कि यार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दो, आप वो कर दोगे, फॉर्म बनानी है वो बना दोगे, ठीक है, ये अब डिपेंड करता है, हो सकता है आप कहें जी मैं तो पार्ट टाइम करना चाहता हूँ, मैं फुल टाइम करना चाहता हूँ, डिफरेंट चीज़ें हैं, कोई एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। सर जी सर यहाँ पे सिंध में जो लोग हैं उनको तो इनकम टैक्स फाइलर नॉन फाइलर का समझ ही नहीं आता, काम आता है करने को भी बोलते हैं, फिर कहते हैं हमें क्या फायदा होगा ये वो, फिर काम करवाते ही नहीं है। नहीं जिन लोगों को करवाना होता है करवाते हैं, मैंने तो अभी उधर अभी कराची में मैंने शिफ्ट किया, ठीक है, अच्छा खासा काम वहाँ पे है, ठीक है, ये पता नहीं आप वो जो इंडिविजुअल्स है ना, इंडिविजुअल्स पे इतना स्टार्ट में तो ध्यान देना पड़ता है, लेकिन बाद में इंडिविजुअल्स पे इतना फोकस नहीं होता, इंडिविजुअल्स तो आपको वो ऐसे समझे जैसे खरीद लिया। चार लोग हैं जो इंडिविजुअल पढ़े लिखे हैं, वो तो आपको तंग नहीं करते, लेकिन जो पढ़े लिखे इंडिविजुअल्स नहीं है, वो काफी, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके साथ वो 2-4 हज़ार के पीछे बंदा जलील ही होता है, ठीक है ना। असल पैसे आपकी अपील्स में जो आपको लॉ बढ़ा रहा हूँ, आपके ये कह लें कि एग्जामिशन सर्टिफिकेट्स लेने में, आपकी स्केल टैक्स से रिटर्न होती है, मंथली कंप्लाइंसेस है, इस तरह के कामों में आपकी कंपनी बनानी है, ठीक है, वो कभी कभार काम होता है, लेकिन उस पर इतनी कॉस्ट कोई नहीं है, इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है। तो मतलब ये कह लें कि आपकी अगेन लक भी है, आपकी एफर्ट भी है, आपकी अपनी रिसर्च भी है। तो अब मैं अपनी बात करूं, मेरे साथ इतने ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, मेरे दोस्त हैं जो कई लाख रुपए भी काम कर रहे हैं, मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो 10-11 लाख पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है, मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जो ये कह रहे हैं कि वो 70-80 हज़ार पे भी काम कर रहे हैं, यानी कि ये आपकी अपनी काबिलियत भी होती है कि आप किस तरह से अपना लोहा मनवाते हैं। नहीं तो सर देखिए, हम इस फील्ड में मेहनत करके काम भी सारा सीखते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन फिर इन द एंड क्लाइंट्स कहाँ से आए? ये आपके भी शोर आपके पीछे आ रहा है, तो म्यूट कर दें, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, बेसिकली आप कह रहे हैं क्लाइंट कैसे आएंगे, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, सारे लोग अपनी कैंपेन्स रन करते हैं, ठीक है, आपको पता है, अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, अपनी पोस्टें लगाते हैं, ठीक है, अपने सबसे पहले तो आप अपने जानने वालों को अट्रैक्ट करें, ठीक है, उन लोग का काम करें, किसी एक बंदे का बच्चा काम करेंगे वो आपको 2 बंदे रेफर करेगा। वंस आई नो, जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था तो मुझे पता है 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 क्लाइंट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप अच्छी सर्विस देते हैं, क्लाइंट आपके कम तो नहीं होते, आपके बढ़ते ही हैं। तो सर इस फील्ड में ऑफिस खोलना जरूरी है या वैसे ही हमारे क्लाइंट्स बन जाएंगे, हम स्टार्ट ले सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू? नहीं, सोशल मीडिया के जरिए भी लोग क्लाइंट पकड़ते हैं, ठीक है,
और ये है कि ऑफिस खोलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन लोग ऑफिस वाले बंदे को थोड़ा प्रेफर करते हैं, उनका उस पर थोड़ा एतमाद होता है। और आप ही किसी से काम कराएं जिस बंदे का ऑफिस नहीं है, तो आपको थोड़ा सा होगा। भले आप किसी अपने भाई के ऑफिस का, अपने किसी दोस्त के ऑफिस का, किसी और जानने वाले के ऑफिस का आप एड्रेस यूज कर लें, लेकिन एड्रेस का आपके कार्ड पे एक इफेक्ट होता है। एड्रेस होगा तो इट मैटर्स। मैं सारे लोगों को इन राइटिंग वाले क्वेश्चन के आंसर करके जाऊंगा, ठीक है। सो जिन लोगों ने क्वेश्चन पुट किया हुआ यू कैन वेट। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, शाजिया अगर कोई हेल्प चाहिए हो, कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, आई कैन हेल्प यू आउट। शरून भाई कह रहे हैं कि सर इनकम टैक्स रिटर्न आईआरएस पे सिखाएंगे। बिल्कुल भाई, आईआरएस पे सिखाऊंगा, प्रैक्टिकली आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और अभी वैसे भी सीजन आ रहा है, तो आपके वो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न आपकी करवाई जाएंगी, ठीक है। लाहौर में कोई सीन है? लाहौर में अभी कोई सीन नहीं है, लेकिन सीन बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा, फिर आपको बता भी दिया जाएगा, ठीक है। हसन अली, मैं काफ़ी इंस्टीट्यूट से टैक्स की ओरिएंटेशन ली है, काफ़ी डिटेल में था, इंटरेस्टिंग भी था। थैंक्स फॉर गुड इन्फॉर्मेशन। जी हसन भाई बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये हसन भाई की बात कहूँगा जी। मोहम्मद जोएब सर, मंजरिया को एक बार एक्स्ट्रा। यार ये देखो कि आप ना, मंजरिया ये होता है जोएब भाई कि मैं मिसाल देता हूँ, मेरे जेन में एक ऐसा है कि मैंने फलां बंदे का नुकसान करना है, तो मेरा जेन वो जो सोच रहा है ना, कहेंगे कि यार आपका जेन एक मंजरिया, जो गंदी नीयत, गंदा इरादा जो होता है, गंदी इंटेंशन जो होती है, उसको मंजरिया कहते हैं। और आपका इरादा ऐसा है कि मैंने टैक्स मारना है, ठीक है। यानी कि एफबीआर वाले एस्टेब्लिश करेंगे कि आपका इरादा टैक्स मारना था। मैं कहूँगा नहीं जी, मेरा टैक्स मारा तो नहीं था, मैंने तो ये जो काम किया है इस तरह से किया है, मेरा ये इरादा नहीं था, ये गलत कह रहे हैं, ठीक है। तो पेनल्टी नहीं लगती। ये हाई कोर्ट के केसेस हैं बड़े सारे। कराची में फिजिकल क्लास का 15 जुलाई से भाई बोल रहा है आपको। और फिजिकल क्लास की जो टाइमिंग होती है वो 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक होती है, लेकिन अभी जो सेशन स्टार्ट हो रहा है वो सैटरडे संडे स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पहले वाला क्लास का टाइम 6 से 7:30 है, तो अभी वो होगा 4 से लेके 5:30 तक। 4 से 5:30 फिजिकल क्लास होगी सैटरडे संडे। सर अगर कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आपसे किस टाइम कॉल। मोहम्मद हाशिम भाई, यू कैन ड्रॉप मी टेक्स्ट। मैं आपको अभी कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं बता रहा, ठीक है, लेकिन यू कैन ड्रॉप मी टेक्स्ट। और फ्राइडे आप मेरे से कह लें कि बिटवीन 7 to 9 बात कर सकते हैं, ठीक है। अमादुद्दीन सर प्लीज टेल मी नेक्स्ट क्लास भी 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक होगी। कंपनी एक्ट नॉलेज सफिशिएंट। शरून भाई आपको सफिशिएंट नॉलेज ही दिया जाएगा इंशाल्लाह। करना क्या है आपने, कौन सर यानी क्या कह रहे हैं? अच्छा, यूथ एलएलसी। सर विल वी लर्न कंपनी रजिस्ट्रेशन? जी जी, कंपनी रजिस्ट्रेशन आपको बिल्कुल बताई जाएगी, ठीक है। फी का क्लास टाइमिंग सेम और डिफरेंट, ये बता दिया, ठीक है। सर हाउ टू रीड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बुक? भाई ये आपको बताऊंगा ना अभी। आपको तो मैंने तो बस आइडिया आपको दिया है। सर आई प्रॉब्लम व्हेन आई स्टार्ट टू मेक रिकंसिलिएशन ऑफ सेल टैक्स विद कंपनी हेल्प योर अकाउंट, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू मी, कैन यू एक्सप्लेन इट? ये मुबीन भाई मेरे से आप पर्सनली पूछ लीजिएगा, आपका जो भी इशू आ रहा होगा, डिफरेंस जो आ रहा होता है, आई कैन हेल्प यू। सर बुक का नेम? जी आपको क्या टू की आप बुक मैं रिकमेंड करूंगा, खालिद पेटी वाला की, ठीक है। और भी बड़ी सारी बुक्स हैं, कोई भी आप बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन खालिद पेटी वाला की बुक अच्छी है, उसमें काफी सिनेरियोज हैं। प्रॉफिट रिलेटेड टू शेड्यूल, पता नहीं क्या कह रहे हैं। सर विल वी लर्न कंपनी रजिस्ट्रेशन? जी। Three question. Could you share information sources and books that could help you in future and duration of this course? जी आम सीए इंटर की एक बुक है, कैफ 2 उसका नाम है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, ठीक है, जो सीए इंटरमीडिएट या कैफ लेवल पे पढ़ाई जाती है, जिसको सीए इंटर बोला जाता है, वो हम पढ़ेंगे। हाउ टू सिक्योर एडमिशन योर क्लास एज आई एम नॉट रजिस्टर्ड। जी मेरा भाई, जिस बंदे ने आपको लिंक भेजा, जिस बंदे ने ऐड किया, आपने उससे बात करनी है, ठीक है। वो आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो आपको गाइड करेंगे। यहाँ जस्ट हम लर्न कर रहे हैं जी, आप यहाँ पे लर्न करेंगे, बिल्कुल लर्न करेंगे। कॉमर्स लॉ नॉलेज सफिशिएंट, कंपनी एक्ट आपको रीजनेबल नॉलेज दिया जाएगा। पूरा कानून बढ़ाना भी पॉसिबल नहीं है, नाम पढ़ सकते हैं। वर्किंग विद द फर्म इज वर्किंग मैंडेटरी नहीं है। आप ज़रा खान, आप फ्रीलांसर के तौर पे बिल्कुल काम कर सकती हैं। यूथ भाई कहते हैं सर, अच्छा किसी दफ़ा यूथ भाई पूछना है। आई जस्ट ज्वाइन नाउ, परहैप्स द सेशन इज ओवर, कैन आई रिकॉर्ड? जी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा सर, प्लीज टेक इट। प्लीज आईटीसी के बारे में बता दें। आईटीपी के बारे में मैंने रिकॉर्डिंग में बताया हुआ है, आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, ठीक है। फिजिकल क्लास का टाइम 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक, वाला फॉर इंटेंशन, ठीक है। सर आफ्टर दिस कोर्स जी बिल्कुल, आप रिटर्न फाइल करेंगे वकास साहब, आप कंपनियां लोग रजिस्टर करेंगे, काफ़ी काम करेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल स्टेटस कब तक एक्टिव रहता है? ये क्या पूछना क्या चाह रहे हैं, कब तक एक्टिव रहता है? ये आपका इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जब आप रिटर्न फाइल करते हैं उसके बाद कब तक हम एक्टिव रहते हैं? और ये भी क्वेश्चन है, तो फिर इस पे मेरा प्रॉपर एटीएल का एक लेक्चर होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी इस पे ऐसे गोल नहीं करना चाहता, लेकिन आपको पता है 30 सितंबर रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट होती है।
और आपका जो ATL होता है हर साल 1 मार्च को पब्लिश होता है, और आपकी जो फाइलिंग एक्टिव स्टेटस होता है वो 28 फेब तक रहता है विदिन अ डे। या फिर एक्टिव होने का पूछ रहे हैं तो वो तो एक्टिव विदिन अ डे क्या, वो तो विदिन एन आवर एक्टिव आप हो जाते हो। सर NTN को रिमूव कर सकते हैं? जी यमीन भाई, आप NTN को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए पाकिस्तान में पहले मरना पड़ता है अगर आप इंडिविजुअल हैं, और अगर आप कंपनी है या AOP हैं तो आपको कंपनी या AOP बंद करनी पड़ेगी। 8 साल से रिटर्न सबमिट नहीं की तो कितनी रिटर्न सबमिट करनी होगी? तो 8 साल से नहीं की तो मेरा भाई 8 ही करनी होगी ना मेरी जान। सर हाउ टू गेट FTN असनैन शहबाज साहब गवर्नमेंट के अदारों का होता है, इंडिविजुअल्स का FTN नहीं होता। फ्री टैक्स नंबर इंडिविजुअल्स को या कंपनीज को नहीं मिलता, गवर्नमेंट के अदारों को, गवर्नमेंट की बॉडीज को FTN मिलता होता है। ठीक है जी। अगर किसी बंदे का क्वेश्चन एड्रेस होने से रह गया तो प्लीज मुझे बताएं। सजेस्ट इंडिविजुअल का ही कह रहा हूँ जी। अमीर भाई इंडिविजुअल का NTN आप एक दफ़ा बना लिया तो आपको हर साल रिटर्न भी सबमिट करनी है सेक्शन 114 के अकॉर्डिंग, और अगर आपने उसको डिलीट करना है, मॉडिफिकेशन करनी है तो देन डेथ सर्टिफिकेट के अलावा कोई गुजारा नहीं। आगे आप सोच लें क्या करना है। कितने दिन तक, कितने दी? पता नहीं अमीन भाई क्या कह रहे हैं, कितने दी तक? जी किसी बंदे का क्वेश्चन रह गया हो, कोई बंदा क्वेश्चन पूछना चाहता हो जी। अभी इसके लिए भी यमीन भाई इन्होंने अजाब बनाया हुआ है। मैं एक चीज बता दूं, अभी FTO ने एक ऑर्डर जारी किया है फेडरल टैक्स बैट्समैन ने। उन्होंने कहा भाई कोई मैकेनिज्म बनाओ जो बंदा मर जाए उससे NTN डिलीट हो सके। आप लोगों ने मस्ती की हुई है, ये उन्होंने खींचा है। किसको खींचा है? ये थोड़ा सा FBR को। ये FBR इसके पीछे बड़े सा चक्कर लगाता था और डिलीट होने में ठीक ठाक टाइम लगता था। ठीक है, लेकिन अब ये कह लो, अब इस पर उन्होंने एक प्रोसीजर बनाया हुआ है, मतलब बना रहे हैं, अभी बना हुआ नहीं। ठीक है, पहले जॉबलेस था और सैलरी पर्सन हूँ तो दोनों अल्लाह अल्लाह रिटर्न सबमिट करनी। नहीं एक ही रिटर्न के अंदर दोनों चीजें हो जाएंगी। मिर्जा जिशान बेग, मैं तो यार एक मजदूर ट्रेनर हूँ। ठीक है, आपका जो काम है वो आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात करनी है। ठीक है, फी वगैरह के जो मैटर्स है ना, ये जो कह लें एडमिन नेचर की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो एडमिन ही देखते हैं। मैं तो बस ट्रेनिंग करवाता हूँ। ठीक है, वो आप लोग की मोहब्बत है कि वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, मैं बढ़ाता रहता हूँ और स्टूडेंट अट्रैक्ट करते रहते हैं कि नहीं सर हमने आपसे पढ़ना है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा रिस्पॉन्स है जो कि आप लोगों की मोहब्बत से ही है, वरना मुझे कोई बढ़ाना तो नहीं आता, आप लोग जानते हैं। तो इस तरह से है। सर ये थोड़ा सा एडवांस टैक्स के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। यार एडवांस टैक्स का मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे वो बच्चे अभी थोड़े छोटे हैं। बेसिकली एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन को पढ़ने के लिए ना हमने प्लान किया था, वो सारा नोट्स पे डिपेंड करेगा। अभी भी हम बेसिक लेवल आपको नोट्स करवाएंगे, कोशिश होगी थोड़ा आइडिया दें, लेकिन जो एडवांस टैक्सेशन लिटिगेशन है ना वो हम तब करवाएंगे जिस बंदे की या तो प्रैक्टिस है तो 3 से 4 साल की, या जिसको प्रॉपर कानून की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन है। उसमें हमने हैवी लेवल पे बढ़ाया, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो बच्चों वाली चीज़ें बढ़ा। इसमें तो हम ऐसे चीज़ों से लेके ऊपर लेके जाते हैं। चलो यार ये म्यूट कर दिया करें, इसमें हम चीज़ों को ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि आपको ऐसे कहें कि जी ये ऐसे होता है वैसे होता है। हम आते हैं शूटर एक नोटिस निकालते हैं और नोटिस के बारे में बताते हैं, उसके लीगल चीज़ें भी डिस्कस करते हैं, उसमें केस लॉस को भी डिस्कस करते हैं। तो अभी ये कह लें कि उसके लिए हमारा एक सॉर्ट ऑफ कह लें कि है इरादा है आगे उसको लॉन्च करने का। पहले भी हमने कोशिश की थी, 5-7 स्टूडेंट ऐसे हमें मिले जो उस कोर्स के लिए डिजर्विंग थे या पढ़ सकते थे, लेकिन 5-7 कोर्स और के लिए हम वो कोर्स पे लॉन्च नहीं कर पाए। ठीक है सर, इज दिस कोर्स बेनिफिशियल फॉर एन अकाउंटेंट पर्सन? सुमेरा बिल्कुल आपको फायदा होगा और ठीक ठाक फायदा होगा। सर एक क्वेश्चन और है जी, ये जो कमीशन एजेंट होते हैं जैसे कि इधर हैं, उनका जो अकाउंट बनता है बनता है वो उनके लिए पहले वो बिजनेस ऐड करना पड़ता है या सिर्फ वो इनकम टैक्स में सिंपल उनकी जो इनकम आ रही होती है वो शो करनी होती है? नहीं मेरे भाई मेरी बात सुन ले, पहले तो आपको बिजनेस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि बिजनेस होता क्या है। अब वो बंदा आप कमीशन एजेंट कह रहे हैं तो वो जो एक्टिविटी, यार ये कसम से बंद कर लिया करें, मैंने आपको 1000 दफा रिक्वेस्ट की है, चीखें मरवा रहे होते हैं मैंने। अच्छा, ये जो आपका कमीशन एजेंट होता है मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो उसकी एक्टिविटी है वो बिजनेस एक्टिविटी है, वो बिजनेस में आता है।
तो आपको उसका बिजनेस ऐड ऑन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक सिंपल वो जो एनटीएन लेते हैं ना, वो बिजनेस एनटीएन नहीं होता, वो तो आपकी सिंपल रिटर्न होती है, वो समझो कि वो सैलरी वाला रिटर्न होती है, या आप लोग के प्रॉपर्टी इनकम है उसके लिए होती है, ठीक है। लेकिन वो आपके बिजनेस वाले बंदे के लिए वो एनटीएन यूज नहीं होता, बिजनेस को प्रोफाइल में ऐड करना पड़ेगा। क्या बे फॉर्म या बे फॉर्म वालों को एक्टिव कर सकते हैं पर? जी बे फॉर्म वाले लोग यमीन भाई बिल्कुल वो रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं और एक्टिव भी होते हैं, ठीक है। शाजिया में रख के सर कैप इंटरमीडिएट करने के बाद एडवांस टैक्सेशन नहीं कर सकते? आप मुझे शाजिया एक चीज बताओ कि अगर आपको अगर प्रैक्टिस एक्सपीरियंस नहीं जी, वो फिर आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है ना कि इसमें भी हम थ्योरी पढ़ाएंगे, तो थ्योरी उस तरह से नहीं है, हम आपको प्रैक्टिस की तरफ ही लेके जाना है, लेकिन प्रैक्टिस ऐसे नहीं करवानी, थ्योरी के साथ लिंक करवा के लॉ को लिंक करवा के बनानी। एडवांस टैक्सेशन लिटिगेशन तो आपको समझ ही नहीं आना जब तक आपको चीजें फुटिंग लॉ का पता ही नहीं है, ठीक है। तो उसमें हम लॉ तो नहीं बढ़ा सकते प्रॉपर दोबारा से। जी जी यमीन भाई, मेन चीज है लॉ। अगर लॉ बंदे को समझ आ जाता है तो प्रैक्टिस जो है वो तो आ ही जाती है, आ ही जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या प्राइवेट टीचर का एनटीएन भी अप्लाई किया जा सकता है? जी जी जरूर, आप एनटीएन बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं, प्राइवेट टीचर का मना कहाँ पे है, ठीक है। इवन स्कूल का भी रजिस्टर्ड ना हो, इवन स्कूल नहीं, स्कूल को साइड पे रखें, आप इंडिविजुअल का बिल्कुल एनटीएन बना सकते हैं, स्कूल को देख साइड पे रखें। यमीन भाई कोई लॉ का रेफरेंस नहीं है ऐसा है, ठीक है। ये होता है कि आपका एनटीएन लेने के लिए, और हम रूल्स में जाके देखते हैं तो कहता है कि आपका सीएनएससी नंबर होना चाहिए, तो सीएनएससी नंबर बे फॉर्म आपका सीएनएससी नंबर ही होता है ना, सॉर्ट ऑफ। ये देखो बात है, फर्स्ट टाइम रिटर्निंग की फाइल की हो तो जो एसेट डिक्लेयर कर सकते हैं, बयान में इनका सोर्सेज ऑफ इनकम सब पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल जिस सेक्शन 177 के तहत आपका टैक्स आउट अगर खुल गया तो वो बिल्कुल पूछ सकता है, लेकिन आप कहोगे वो पिछले साल से आए थे, वो उससे पिछले साल से आए थे, लेकिन ये इसके पीछे एक ट्रिक क्या है, वो इंशाल्लाह मैं अगली क्लासेस में आपको बताऊंगा, आज की क्लास में वो नहीं बता रहा, इसका एक तरीका है इसको क्या है, इसको कैटर करने का। यही बुक है जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही बुक है क्रिश्चियन की, ये बुक अच्छी है। वैसे वो और है जो मैं आपको कह रहा था, लेकिन ये भी बुक अच्छी है, अदनान रोसा की बुक है, ये भी अच्छी है। सर लॉ पढ़ना है एक्चुअली, उसके लिए फिर क्या किया जाए, क्या स्टेप? तो लॉ हम आपको बढ़ाएंगे ना, आज आपको आइडिया नहीं हुआ कि हम आपको लॉ बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। जमीन सर यहाँ लैंड रिकॉर्ड में तहसीलदार नहीं करती सर। जी एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने मैसेज किया है 2 to 3 टाइम्स, मैं ये जानना चाह रही थी, मैंने यहाँ अभी किसी से एलएलबी का सुना, आपने भी बोला कि होना जरूरी है, तो अगर कोई नहीं एलएलबी नहीं मैंने कर तो नहीं सकता बोला एलएलबी का होना any- जरूरी है, वो तो मैंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला था। अच्छा इस सर्टिफिकेट में या इस यहाँ पे हम जितने भी लॉज पढ़ रहे हैं वो तो हम विदाउट डूइंग एलएलबी भी उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो मैंने बताना ही आपको इतना आसान आसान करके है, तर्जमा कर करके उसकी ट्रांसलेशन, जो चीजें हमने पढ़नी है उनके रेलिवेंट जो सेक्शन होगा मैंने वो पढ़ाना है, पूरी बुक नहीं पढ़ा सकता। अगर कोई बंदा सोच रहा है कि मैं पूरा कानून पढ़ाऊंगा, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि फिर तो मैं पेल ही रहा हूँ, 4 माह में मतलब सारा कानून ही आपको पढ़ा दूँ, वो मैंने नहीं करना। मतलब चीजें जी जो चीज हमारे किसी एक चीज पढ़ेंगे, कंपनी कैसे बनेगी, लेट्स सपोज, तो कंपनी बनाने के लिए सेक्शन आपका आपको बता दें 10 आपका एप्लीकेबल है, सेक्शन आपका 14 है, आपका 16 है, सेक्शन 17 है। अब ये 3-4 सेक्शन है वो मैं आपको बढ़ा दूंगा। उसके बाद आपकी अपना कंपनी इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन 2017 है वो आपको बढ़ा दूंगा, ठीक है। कंपनी बनने के बाद आपकी जनरल परमिशन एंड फॉर्म रेगुलेशन 2018 है वो आपको बढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कंपनी एक्ट पूरा पढ़ लेंगे तो वो शायद नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन कानून हम आपको इस तरह बताएंगे कि आपको ये नहीं लगेगा कि मैं वकील नहीं हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है, आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू मिर्जा साहब, ये कल की क्लास में यही करना है मिर्जा भाई, मिर्जा शाम बेग कल की क्लास में यही करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, जावेद, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जावेद साहब। सर सॉरी आपको डिस्टर्ब किया है, कर रहा हूँ, थोड़ा सा अर्ली क्वेश्चन है, लेकिन ये है कि मैंने किया था कि एक फर्स्ट टाइम रिटर्न जो बंदा फाइल करता है तो उसमें ऐसे डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल एफपीआर का एक नोटिस आया है फर्स्ट टाइम कि आपने एक कार खरीदी है या प्रॉपर्टी खरीदी है, तो आप फाइलर नहीं है हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक, तो आप फाइल करें और अपने एक्सेस एक्सप्लेन करें। सेक्शन 114(4) सेक्शन 114(4 बोलता है कि अगर एफबीआर के पास कहीं से इंफॉर्मेशन आ गई कि ये बंदा इसके लिए रिटर्न फाइल करना बनता है और ये फाइल नहीं कर रहा, तो ही कैन एफबीआर कैन आस्क यू आउट के भाईजान आप अपने रिटर्न फाइल करें। सेक्शन 114(4 को पढ़ लेना, आपको इसका जवाब मिल जाएगा।
सर इसको चेक करेंगे क्या कैसे रहता था वो यार अल्लाह का वास्ता है, मैंने अपना उस बंदे को रिमूव कर देना है जिस बंदे का पीछे वो आवाज आ रही हुई, उस बंदे को मैं रिमूव कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ। हमने जैसे शुरू में जब कहीं से भी खरीद सकते हैं, मतलब कि वो फिर बैक जाते जाते बैक उसका तो वो नहीं पूछेगा, उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? नहीं वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा जवेद भाई, अभी मैं नहीं बता रहा, ऑल दो अर्ली है, ठीक है। अभी क्लास के अंदर मैं उसको प्रॉपर इस चीज़ पे मैंने क्लास रखी होती है, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में, कि आपको काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बतानी है, ठीक है। लेकिन ये एक चीज़ याद फरमा लें कि इसके लिए भी हमने लीगली कोई वे आउट ऐसा अडॉप्ट करना है कि उसके लिए वो बंदा कल को FBI के रडार में भी ना आ सके और अपनी चीज़ों को डिक्लेयर भी कर सके, ठीक है। इसके लिए वे आउट है। आवाज बहुत कटती है, रिकॉर्डिंग शेयर ना। जी मिर्जा साहब बिल्कुल रिकॉर्डिंग बिल्कुल जरूर शेयर करूंगा, बिल्कुल जरूर शेयर करूंगा इंशाल्लाह। जवेद भाई हम इंशाल्लाह 1-2 क्लासेस के बाद मैं आपको ये इसी जब हम इनकम टैक्स पे स्विच करेंगे या 2-4 क्लासेस के बाद आपको प्रॉपर सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है, बेफिक्र रहो। अभी आपने सेक्शन 114(4) पढ़ लेना है, और अगर आपका ज्यादा दिल करे तो सेक्शन 170 भी पढ़ लेना, बाकी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। फातिमा ज़हरा लॉ 2001 भी साथ ही यूज करना पड़ेगा कैफ की बुक के साथ। फातिमा ज़हरा जो आपकी कैफ, अच्छा जी कहते हैं जी आयरस है, आयरस पासवर्ड फॉर जी, ये वाली चीज़ें आपको बता दूंगा, लेकिन ये वाली चीज़ें समझें कि ये लीगली और इलीगल तरीके जो सारे हैं वो बता दूंगा, ठीक है। लेकिन ये वाली चीज़ आपको कुछ 1-2 लोगों के नंबर भी दे दूंगा, लेकिन ये चीज़ें भी इंशाल्लाह करवाएंगे, आपको बताएंगे, समझाएंगे, ठीक है।